स्टार्ट करते हैं. टुडे इज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ रेड बुक. इसको मैं बोलता हूँ क्लास जीरो. क्लास जीरो. क्लास जीरो मतलब ये, इसमें कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहे, इसमें पूरे ऑडिट के अंदर यूज होने वाले जो बेसिक चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ. ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुमने कभी पहले नहीं पढ़ा, ना वो 11 में था, ना 12 में था, ना फाउंडेशन में था. दिस इज समथिंग विच वी आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सब्जेक्ट, कैसे क्या होता है, नहीं होता है. और जो आज का मेरा डिस्कशन होगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन ऑल द फ्यूचर क्लासेस. ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, आगे वाले सारे क्लासेस में तुमको ये काम लगता रहेगा, तो इसीलिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ. स्टार्ट करते हैं. ऑडिटर, और इधर मैंने क्या ड्रॉ किया, ऑडिटर, और इधर अपने क्या पढ़े पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. देखो, हर कंपनी जो होती है, कोई भी बड़ी कंपनी का एग्जांपल ले लो, रिलायंस को ले लो. रिलायंस वाले इस तरह का एक एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं. क्या बनाते हैं? एनुअल रिपोर्ट. इसको बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट. ये एनुअल रिपोर्ट जो होता है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द शेयर होल्डर्स. नाउ रिलायंस जितना बड़ा कंपनी का तो लैक्स ऑफ शेयर होल्डर्स होगा. रिलायंस के पास लाखों शेयर होल्डर्स होंगे. उन सबके घरों में क्या भेजा जाता है? ये एनुअल रिपोर्ट. इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर कंपनी का एक साल का बैलेंस शीट पीएल है. बैलेंस शीट पीएल बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एफएस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो बैलेंस शीट पीएल वगैरह जो है, इट विल बी गिवन टू ऑल द शेयर होल्डर्स. नाउ द पॉइंट इज, द शेयर होल्डर्स दे हैव अ डाउट कि ये जो हमको बैलेंस शीट पीएल इसके अंदर बना के दिया जा रहा है, ये सच्चा है कि झूठा. क्योंकि अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है. अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके गलत पिक्चर शो करना बहुत ज्यादा आसान है. तो शेयर होल्डर्स जो है, उनको डाउट हो रहा है कि भाई इस पे भरोसा करें कि नहीं करें. तो इसके लिए क्या होता है, शेयर होल्डर्स एक सीए फर्म को अपॉइंट करते हैं. शेयर होल्डर्स किसको अपॉइंट करते हैं? सीए फर्म को. सर कहां करते हैं अपॉइंट? एजीएम, फुल फॉर्म एनुअल जनरल मीटिंग. हर कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है, तो आप लोग एजीएम में पहले से ही एक सीए फर्म को अपॉइंट कर देते हो एज योर ऑडिटर. तो ये इंसान जो, ये कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिलोंग्स टू अ सीए फर्म. इसने अपनी फर्म खोल रखी है और इसको आपने ऑडिटर अपॉइंट किया कि ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके बताएगा कि उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है. क्लियर है? ड्रॉ करते हैं. ड्रॉ करना स्टार्ट करो प्लीज. जो अभी मैं बता रहा हूं वो पूरे ऑडिट का सारांश है, समरी एकदम. ठीक है, ये सीए फर्म है जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा. स्टेप 1. अच्छा, मैं जो भी बोर्ड पे लिखूंगा मैं वो रीड आउट भी कर दूंगा, ताकि पीछे भाई जिनको दिख नहीं रहा है, वर्चुअल में दिक्कत हो रहा होगा, वो सुन लेंगे, समझ लेंगे. तो तुम मेरे को वॉइस तो सुन ही रहे हो ना, तो मैं लिखते जा रहा हूँ, लिखो मेरे साथ ही. ठीक है, मैं बोल भी रहा हूँ. स्टेप 1, आई मतलब सीए, यू आर सीए, यू आर द ऑडिटर. अपने आप को क्या मानोगे तुम? ऑडिटर. तो तुम ऑडिटर, तुम सीए, तुम ही क्या करोगे? तो तुम बोलोगे फर्स्ट पर्सन में, आई विल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स. I will perform audit procedures. Step 2. Step 2. तो तुम सीए हो, तुम्हारा पहला स्टेप, तुम कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करोगे. जैसे डॉक्टर भी तो तुमको चेक करने के लिए कुछ प्रोसीजर करता है, वैसे ऑडिटर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करेगा. तो यू विल परफॉर्म सम ऑडिट प्रोसीजर. सेकेंड, प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद तुमको मिलेगा मटीरियल मिसस्टेटमेंट. आई विल ऑब्टेन मटीरियल मिसस्टेटमेंट. I will obtain material misstatement. Material misstatement. Material misstatement. शॉर्ट में हम लोग इसको चलो एक नाम दे देते हैं, MMS.
ऊपर वाले को एपी। तो स्टेप 1 क्या लिखा है? आई विल परफॉर्म एपी। एपी मतलब ऑडिट प्रोसीजर्स, मैं कुछ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। सेकेंड, आई विल ऑब्टेन MMS, मटीरियल मिस स्टेटमेंट। ये मटीरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? मिस स्टेटमेंट तो समझते हो कि अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ है। मटीरियल मिस स्टेटमेंट मतलब भयंकर गड़बड़ है, छोटा मोटा गड़बड़ नहीं है, भयंकर गड़बड़ है। देखो 100 रुपए का 1000 रुपए का गड़बड़ को हम लोग इंपॉर्टेंट नहीं बोलते, बड़ा अमाउंट का गड़बड़ है, दैट्स कॉल्ड मटीरियल मिस स्टेटमेंट। मटीरियल मतलब होता है सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, बिग, ठीक है। तो तुम जब ऑडिट किए तुमको क्या मिला? MMS, मटीरियल मिस स्टेटमेंट। गड़बड़ है अकाउंट्स के अंदर। अच्छा, जब अकाउंट्स में गड़बड़ होता है तो हम लोग अकाउंट्स की एंट्री को जाके डिलीट करते हैं कि रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं? ये सीखे हो ना। अपने को क्लास 11 से बोला जाता है कि भाई अकाउंट्स में अगर गड़बड़ एंट्री पास कर दो तो उसको काटते नहीं, डिलीट नहीं करते, बल्कि क्या करते? रिवर्स एंट्री पास करते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं। तो अब हम ऑडिटर हैं, हमको अकाउंट्स में क्या मिला? गड़बड़ मिला। तो हम क्लाइंट को बोलेगा कि सर आप प्लीज रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करके उसको ठीक कर दो। तो आई विल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, आई विल रिक्वेस्ट management to correct MMS, to correct MMS। रेड कलर में मैंने लिखा है करेक्शन, करेक्शन। मैं खुद तो चेंज नहीं कर सकता ना, मैं तो ऑडिटर हूं, बाहर वाला हूं। अरे अगर अकाउंट्स को चेंज करना है वो तो कंपनी वाले ही करेंगे ना, मैं तो उनको बोल के चेंज कराऊंगा। आज डॉक्टर तुमको दवाई बता देता है, दवाई आके तो नहीं पिला के जाएगा ना तुमको। तो वैसे ही हमें जब MMS मिला, मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिला, तो हम जाके क्लाइंट को बता देंगे कि सर गड़बड़ है, ठीक कर लो, वो ठीक करेगा, हम तो खुद डायरेक्टली ठीक नहीं कर सकते। तो अभी तक कितने स्टेप्स हुए हैं? 3। अच्छा, ये 3 स्टेप को रिवाइज करने के लिए इधर रेड कलर में नंबर 1 AP, नंबर 2 MMS, नंबर 3 करेक्शन। देखो याद करने का सिंपल फंडा है, लंबे लंबे लाइंस हैं, उसको फिर एक छोटा छोटा नाम दे दो और फिर फटाफट रिवाइज करो, झाड़ हो रहा है। लंबा लाइन हम अपने आप लिख सकते हैं, हमको खाली शॉर्ट में बता दो। तो स्टेप 1 क्या है? AP। AP माने तो मुझे करने हैं ना वो ऑडिटर को, तो मैं बोलूंगा स्टेप 1 आई विल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर। स्टेप 2 MMS मतलब अकाउंट्स के अंदर मेरे को क्या मिलेगा? मटीरियल। स्टेप 2 आई विल ऑब्टेन मटीरियल मिस स्टेटमेंट। स्टेप नंबर 3 लाल कलर, करेक्शन। करेक्शन मैं करूंगा कि मैनेजमेंट को बोलूंगा? आई विल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू करेक्ट MMS। मान गए मेरी बात? वो मान गए मेरी बात, मान गए। मैं उनको बोला सर ठीक कर दो, वो लोग ठीक कर दिया। अगर वो लोग ठीक कर दिया तो आई एम हैप्पी। तो अब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या ओपिनियन दूंगा? क्लीन। मैं शेयर होल्डर्स हूं ना, तुम लोगों ने अपॉइंट किया था ऑडिटर को कि ऑडिटर FS को चेक करके बताए कि सही है कि गलत है। तो यू वर आस्किंग फॉर माई ओपिनियन। शेयर होल्डर्स हैड अपॉइंटेड ऑडिटर टू गिव ओपिनियन वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो अब मैं ओपिनियन दूंगा कि हाँ भाई सब सही है, क्योंकि मैनेजमेंट ने गड़बड़ को ठीक कर दिया। तो जब मैं बोलता हूं ना कि सब सही है, तो इसको बोलते हैं क्लीन ओपिनियन। क्या बोलते हैं? क्लीन। अच्छा थोड़ा इधर सुनो। एज एन ऑडिटर मेरा जो भी ओपिनियन होता है वो मन से होता है कि सबूत के आधार पे होता है? अगर एज एन ऑडिटर मेरा ओपिनियन तो मन से नहीं होगा कि मैं मन से जो चाहे बोल दिया। माई ओपिनियन इज ऑल बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस। ठीक है, मैं 2 प्रकार की ओपिनियन देता हूं। ठीक है, मैं 2 प्रकार की ओपिनियन देता हूं। एक, अगर सब कुछ सही है तो क्लीन ओपिनियन, और अगर गड़बड़ है तो मॉडिफाइड ओपिनियन। क्लीन का डर्टी मत बोलना है, मतलब ग्रामर का क्लास नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर सब कुछ सही है तो क्लीन ओपिनियन, और अगर गड़बड़ है तो मॉडिफाइड ओपिनियन। ठीक है, क्लीन ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन। तो स्टेप नंबर 4, इफ मैनेजमेंट अग्रीज, MGMT मतलब मैनेजमेंट, इफ मैनेजमेंट अग्रीज
मैं कौन सा ओपिनियन दूंगा? क्लीन ओपिनियन। स्टेप 5, इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस, मना कर दिया, बोला नहीं करेंगे, ठीक जा, तो फिर मैं दूंगा मॉडिफाइड ओपिनियन। ओके, ये मेरा आज का पहला डायग्राम है तुम लोगों के साथ। आज मैं टोटल तुम्हारे साथ 4-5 बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगा, और जब तक अपनी क्लास ख़त्म होगी पूरी, तुमको एक अनुमान हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा पेशेंट रखो, धीरे धीरे करके एक एक बातें बोल रहा हूँ। अभी ऑब्वियसली तुमको कई जगह पे छोटा छोटा डाउट्स आएगा, बट गिव मी टाइम, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? एक एक करके तो बात करेंगे ना अपने। तो ये आज का मेरा पहला डायग्राम था तुम लोगों के साथ। अब एक बार इसको रिवाइज करा दूं मैं, ठीक है? ऑडिटर, ऑडिटर कौन होता है? सीए, सीएस की सीडब्ल्यूए, सीए, सीए अकेला की फर्म नहीं, अकेला भी हो सकता है। इट कैन बी अकेला सीए, और इट कैन बी ए सीए पार्टनरशिप फर्म, और इट कैन बी ए सीए एलएलपी। पर मेन बात है सीए होना चाहिए, सीएस नहीं, सीएमए नहीं। तो ये सीए है, ठीक है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। अच्छा, इधर क्या बनाया हुआ है मैंने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस ऑडिटर ने बनाया है कि कंपनी की मैनेजमेंट ने बनाया है? मैनेजमेंट ने। तो अपने लिखेंगे प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट, प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट। उधर कोना में प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट, ठीक है? तो किसने बनाया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? मैनेजमेंट ने। और हम लोग हैं सीए ऑडिटर, हमें आपने अपॉइंट किया। आपने मतलब शेयर होल्डर्स ने। किसने अपॉइंट किया इसको? शेयर होल्डर्स ने, कि आप आओ और आके चेक करो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि गलत है, क्लीन है कि मॉडिफाइड है, ठीक है? स्टेप नंबर 1 एपी, एपी मतलब ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा हम। स्टेप नंबर 2 एमएमएस ढूंढेगा हम। तो हम गलती ढूंढने आए हैं, शाबाशी देने नहीं आया है। देखो मैं एक चीज में बताता हूं, तुम लोग, हम लोग कोई भी मूवी देखने जाते हैं तो मूवी देखने के पहले रिव्यू देखते हैं उसका। फर्स्ट डे फर्स्ट शो बहुत कम जन जाते हैं, पहले रिव्यू देखना पसंद करते हैं कि रिव्यू में सही होगा तो जाएंगे, वरना नहीं। बिकॉज एक तो पैसा, मल्टीप्लेक्सेस में टिकट्स आजकल हो गई हैं महंगी, और दूसरा सड़ी हुई मूवी देखने से एंजॉय नहीं होता, उल्टे दिमाग और ख़राब हो जाता है। खासतौर पे जब फिल्म की लास्ट में हीरो मर जाता है तो फालतू का देखने आए इसको, बिकॉज ट्रेजिक हो गया लाइफ। ऐसे ही पढ़ाई कर करके ट्रेजिडी में थे, तो इसका मतलब हम लोग भी मरेंगे क्या बाद में जाके एग्जाम का? नहीं। तो पहले रिव्यू देखते हैं ना। तो जो फिल्म क्रिटिक होता है, फिल्म क्रिटिक दो तरफा होता है, मतलब अगर उसको फिल्म अच्छी लगी तो तारीफ करता है, और अगर खराब लगी तो बुराई करता है। पर हम लोग सिर्फ बुराई करते हैं, हम लोग तारीफ नहीं करते। मतलब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है एकदम तो ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है? हम लोग अगर सही है तो ठीक है, सही है, पर अगर खराब है, खराब है, खराब है, खराब है, ऐसे। तो हमारा काम तुम समझो, हम लोग का एटीट्यूड तारीफ करने वाला नहीं है। वी आर हेयर टू ओनली एंड ओनली क्रिटिसाइज। हम लोग अच्छाई ढूंढने नहीं आए हैं, हम लोग एमएमएस ढूंढने आए हैं। वी आर नॉट हियर टू लुक फॉर एनी काइंड ऑफ पॉजिटिविटी इन दी अकाउंट्स। हम सिर्फ नेगेटिविटी और एमएमएस ढूंढने आए हैं। ये क्लियर रहेगा? सिर्फ गलती ढूंढने आए हम, ओके? ये एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम सिर्फ गलती ढूंढने आओ। कारण क्या है? जहां आपको लग रहा है गलती होने का चांस नहीं है, उसको आप चेक भी नहीं करोगे, और जहां आपको लगता है गलती होने का चांस है, आप सिर्फ वही चेक करोगे। फॉर एग्जाम्पल, बैलेंस शीट का पहला आइटम शेयर कैपिटल। पिछले साल भी कंपनी का शेयर कैपिटल था 50 लाख, इस साल भी 50 लाख है। तुमको मालूम है इसमें कोई एमएमएस, तो तुम शेयर कैपिटल चेक भी नहीं करोगे। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक उसमें सबको मालूम है कि इसमें कांड रहता है, तो हम वही चेक करेंगे। तो हम लोग गलती ढूंढने आए हैं सिर्फ, तो हम उन्हीं चीजों को देखेंगे जहां गलती होने की संभावना ज्यादा है। ये क्लियर है? तो अपना एटीट्यूड क्लियर रखना। ऑडिटर ओनली लुक्स फॉर नेगेटिव, नॉट पॉजिटिव। थर्ड,
हमको गलती तो मिल ही चुका था, तो अब हम करेक्शन करवाएगा। क्या कराएगा? करेक्शन। हम करेगा कि बोलेगा करने को? बोलेगा करने को। किसको बोलेगा? क्योंकि उन्होंने बनाया ना, तो वही ठीक करेंगे। आई विल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू करेक्ट MMS। चौथा स्टेप, इफ द मैनेजमेंट अग्रीज, बोला हाँ कर देंगे, तो क्लीन ओपिनियन। मना कर दिया तो मॉडिफाइड ओपिनियन। सारे क्लियर है सबको यहाँ पे? ये फर्स्ट डायग्राम था। हटा दूं अभी इसको मैं? सेकंड कॉन्सेप्ट, देखो सबको प्लीज एक सेकंड रुक जाना, प्लीज एक सेकंड। मेरा फर्स्ट डायग्राम हो गया, अब आज का अपना सेकंड डायग्राम, सेकंड कॉन्सेप्ट, ऑडिट प्रोसीजर। मेरा वहां पे स्टेप 1 क्या था? AP। तो ऑब्वियसली हम सबके अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि सर CA के हाथ में ऐसा कौन सा जादू है कि वो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके बता देगा कि उसमें क्या गड़बड़ है, क्या सही है, क्या जादू है उसके हाथों में? अभी जादू नहीं है, प्रोसीजर्स है। तो the CA will perform some procedures on the financial statement to find out कि इसमें क्या गलत है क्या नहीं है। ठीक है, तो कैसे प्रोसीजर वो परफॉर्म करेगा वही मैं बताने जा रहा हूं। मैं बोर्ड पे अभी 7 प्रोसीजर लिखूंगा, 7। ओके, ये 2 कॉलम पतला रहेगा, ये कॉलम थोड़ा सा बड़ा रहेगा। ठीक है, तुमको डायग्राम दिख रहा है एकदम? कितना लंबा सर ऐसे बनाने का है? 8-10 लाइन, 8-10 लाइन जितना बनाओ। Procedure, nature of evidence, example, ये बना लिया गया। 3 कॉलम्स हैं। ओके, फर्स्ट सेकंड थोड़े से पतले होंगे, थर्ड थोड़ा सा बड़ा होगा। हेडिंग्स मैंने जो लिखा मैं रीड आउट कर देता हूँ। पहला क्या लिखा है इधर? प्रोसीजर। हाउ मेनी आई विल राइट? 7। सेकंड क्या लिखा? नेचर ऑफ एविडेंस। एंड थर्ड क्या लिखा? एग्जाम्पल। एक चीज सुनो, एक शब्द बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। हम लोग ये वर्ड जब सुनते हैं तो हम लोग हमेशा एग्जाम के कंडीशन में सुनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब 1 मार्क वाला, सब्जेक्टिव मतलब 4 मार्क वाला। दैट इज नॉट द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड। ओके, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आम जिंदगी में यूज होने वाला शब्द है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मतलब जो फैक्ट्स के बेसिस पे है। जैसे अगर मैं पूछूं अभी टाइम क्या हो रहा है, तो कोई अपने मन से तो कुछ नहीं बोल सकता ना। मन से बोलोगे क्या अभी टाइम मेरे हिसाब से ये हो रहा है, ऐसा तो नहीं, अच्छा चल रहा है टाइम, ऐसा नहीं होता। व्हेन आई एम आस्किंग यू टाइम, यू हैव टू लुक एट द, हाँ, तो सब अगर सबका वॉच अगर IST के हिसाब से है तो सेम टाइम बोलोगे, करेक्ट बात है। तो ये हुआ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब सब के सब एक ही बात बोलेंगे और फैक्ट के आधार पे बोलेंगे, मन से नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी बात पूछूं जो फैक्ट से कनेक्टेड नहीं है, विच इज अ मैटर ऑफ योर थॉट, तब वो सब अलग अलग बोलना चालू करेंगे। सपोज अगर ऐसे पूछा जाए कि आपको कौन सा सीजन पसंद है, कोई बोलेगा समर, कोई विंटर, कोई स्प्रिंग, कोई रेनी। ये तो सबका एक आंसर नहीं हो सकता ना। इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी काइंड ऑफ फैक्ट, इट इज नॉट अ फैक्ट, इट्स योर ओन चॉइस। तो ये तो बदलेगा ना, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब जहां हमारी सोच अलग अलग है, हम लोग यूनानिमसली अग्री उसके साथ नहीं करते, तभी डिबेट होता है।
ऑडिटर को कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव कि सब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव। ऑडिटर को कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव। ऑडिटर जो ओपिनियन देगा अपने मन से देगा कि फैक्ट्स के आधार पे देगा? एविडेंस के आधार पे देगा। ठीक है, तभी मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ एविडेंस। ऑडिटर जो भी बोलेगा वो एविडेंस के आधार पे बोलेगा। क्लियर? एकदम फैक्ट्स के बेसिस पे। इसीलिए हमारा ऑडिटर कैसा है? ऑब्जेक्टिव जैसा है। ठीक है, तो ऑडिटर इज ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर इज नॉट सब्जेक्टिव। लिखते हैं एक एक करके। मैं जो भी लिख रहा हूँ बोर्ड पे भाई वो बोल भी रहा हूँ तो तुम लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट इज इंक्वायरी। फर्स्ट इज इंक्वायरी। इंक्वायरी मतलब आप क्लाइंट के यहाँ जाओगे और पूछोगे वगैरह। ठीक है, मैं तो एक सीए ऑडिटर, तो अब मैं क्लाइंट के यहाँ पे गया, मैं क्लाइंट के यहाँ पे गया तो मुझे तो उनसे सवाल जवाब पूछने पड़ेंगे ना, इंक्वायरी करना पड़ेगा। अच्छा, इंक्वायरी कैसा एविडेंस है? आई विल गिव यू ऑप्शन। मैं तुमसे एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, ऑब्जेक्टिव पूछूंगा। आई विल गिव यू ऑप्शंस। सामने ना बिरला बिल्डिंग है, तुम यहाँ से निकलोगे देखो ऑपोजिट लंबा सा बिल्डिंग है, वो लंबा नहीं मतलब ऊंचा बिल्डिंग है। ठीक है, उसको बोलते हैं वो बिरला बिल्डिंग। तो सपोज वो बिरला तुम्हारा क्लाइंट है और तुम हो सीए ऑडिटर, तुम गए हो वहाँ पे ऑडिट करने के लिए। ठीक है, ऑडिट पे गए हो तुम। नाउ तुम वहाँ जाके इंक्वायरी करोगे, पूछोगे। तुमको क्या पता कंपनी में क्या हो, तुम तो पूछोगे ना। फर्स्ट स्टेप इज पूछना वगैरह। इंक्वायरी कैसा एविडेंस देगा? ओरल की रिटन या दोनों? ओरल की रिटन या सर कुछ भी हो सकता है? कुछ भी। इंक्वायरी ओरल भी कर सकते हैं, इंक्वायरी लिख के भी हो सकता है। लिख के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्या? तो रिटन भी हो सकता है। ओके, तो व्हाट टाइप ऑफ एविडेंस इट विल गिव मी? ओरल या फिर डॉक्यूमेंटरी? ओरल या फिर डॉक्यूमेंटरी? किससे पूछोगे? हाँ, क्लाइंट तो मतलब पूरा बहुत बड़ा वर्ड है, मतलब क्लाइंट में किससे जाके पूछोगे? मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं, एम्प्लॉइज लोग से पूछ सकते हैं, डायरेक्टर से पूछ सकते हैं, एटसेट्रा से पूछ सकते हैं। अलग अलग लोग जो कंपनी के अंदर हैं सबसे पूछताछी कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड इंक्वायरी। ठीक है, सो हमारा पहला प्रोसीजर क्या है? इंक्वायरी। अरे बातचीत करते हैं, पूछते हैं, तभी तो बातें पता चलती हैं। हम लोग का मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है? बातचीत से तो आता है, पूछ वगैरह की तो आता है, यही तो तरीका है। सेकंड, इंस्पेक्शन। ब्रैकेट में लिखना वाउचिंग। वाउचिंग, इंस्पेक्शन, ब्रैकेट में क्या लिखा? वाउचिंग। इंस्पेक्शन का मतलब होता है कागज पत्र देखना। इंस्पेक्शन का मतलब है कागज पत्र, एविडेंस देखना, इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन। आज जैसे सोचो मैं तुमको कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अभी बुलाया, ये पढ़ा रहा हूँ, तो कोई स्टूडेंट है वो सबूत मांग रहा है, बोलता है कि सर ये जो बात अभी आप बोले ना, ये कहाँ लिखा हुआ है? तो मुझे तो इंस्टीट्यूट का किताब निकालना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा, देखो इंस्टीट्यूट की किताब में तुम्हारा लिखा हुआ है। तो ये हुआ ना डॉक्यूमेंट्री सबूत। कागज का सबूत चाहिए कि नहीं चाहिए? सपोज मैं तुमको बोला कि एग्जाम में 30 मार्क का एमसीक्यू आएगा, तो तुम पूछोगे सर अपने मन से मत बोलो, कहाँ लिखा हुआ है? तो मैं बोलूँगा कि सीए इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे अनाउंसमेंट आया है, बोर्ड ऑफ स्टडीज अनाउंसमेंट्स, उसमें ये रहा नीचे कि फ्रॉम May 2019 ऑनवर्ड्स 30 मार्क्स एमसीक्यू विल बी सेट इन पेपर लॉ ऑडिट ESM। तो मेरे को तो प्रिंट में सबूत दिखाना पड़ेगा ना। ये जो डॉक्यूमेंट्री सबूत दिखाते हैं, इसको चेक करते हैं, ये बहुत भरोसेमंद होता है। हम सबको रिटन सबूत पे ज़्यादा भरोसा है। तुम्हारी बोली हुई बात पे भरोसा नहीं है, पर लिखी हुई बात पे हमको भयंकर भरोसा है। व्हाट्सएप में इतना गंदगी जो मचा हुआ है वो लिखा हुआ ही तो है, क्योंकि लिखा हुआ कुछ भी अगर फैला दिया जाए लोग भरोसा कर लेते हैं। लिखा हुआ अगर राइटिंग में कुछ भी फैला दिया जाए व्हाट्सएप में तो लोग भरोसा करते हैं, बिकॉज राइटिंग में है तो वो भगवान ने लिखा है, गलत हो ही नहीं सकता। तो वी ट्रस्ट अ लॉट ऑन रिटन डॉक्यूमेंट्स। इंस्पेक्शन मतलब वाउचिंग करना, कागज पत्र चेक करना। कैसा सबूत मिलेगा आपको? डॉक्यूमेंट्री। क्या क्या चेक करोगे?
हम लोग कंपनी का इनवॉइस चेक करेंगे। इनवॉइस मतलब होता है बिल, परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, चालान चेक करोगे। चालान कौन बताएगा क्या होता है? चालान वर्ड सुना हुआ है, कही होगा ना भाई। चालान क्या होता है, कौन बता सकता है? हाथ उठा के बोल भाई। हाँ, नहीं 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 नहीं, चालान का मतलब बताओ प्लीज, कोई भी, जो भी दिमाग में आ रहा है, बोल बोल। अरे नहीं, कहाँ पहुंच गया ना। जब भी हम सरकार को कुछ पैसा देते हैं ना, टैक्स का, पेनल्टी का, तो सरकार एक रसीद देती है, उसको चालान बोलते हैं। ठीक है, सुने हो ट्रैफिक वाला चालान काट दिया, क्योंकि जब आप उसको पेनल्टी दोगे, नो एंट्री में घुसा दिए थे, तो नो एंट्री में घुसाने का 2000 रुपये का चेप दिया तुमको, तो 2000 रुपये तुम दोगे तो बदले में क्या देगा? चालान। जब भी हम सरकार को टैक्स या पेनल्टी देते हैं तो हमको बोलोगे कागज का रसीद देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? चालान। तो आई कैन चेक दैट। अच्छा, अग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स तो सुना हुआ है, तो वो भी तो चेक कर सकते हैं। कंपनी की बिल्डिंग रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट लाओ। तीन नंबर ऑब्जर्वेशन। तीन नंबर ऑब्जर्वेशन। तीन नंबर क्या? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करना, देखना। ऑब्जर्व करना मतलब देखना। तो देखना कौन सा एविडेंस है? विजुअल। ऑब्जर्व करना मतलब क्या? देखना। ये कौन सा एविडेंस है? विजुअल एविडेंस है। तो विजुअल एविडेंस भी तो विश्वास कर सकते हैं, आंखों देखी भरोसा कर सकते हैं। आई नीड एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एग्जाम्पल, लिटिल हाईफाई एग्जाम्पल, जो मेरे अगले डायग्राम में क्लियर होगा, अभी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, राइट डाउन। ऑब्जर्व इंटरनल कंट्रोल्स। ऑब्जर्व इंटरनल कंट्रोल्स। ब्रैकेट में लिखा है मैंने थर्ड कॉन्सेप्ट। क्या लिखा मैंने? ऑब्जर्व इंटरनल कंट्रोल। क्या होता है इंटरनल कंट्रोल? थर्ड डायग्राम में जाऊंगा, पूरा डिस्कस कर दूंगा, एकदम पूरा एक बड़ा सारा डायग्राम बनेगा, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल। एक बार के लिए बस ये शब्द सुन लो, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल, शॉर्ट में IC, IC। So what is my third procedure? Observation. Observation is what type of evidence? Visual evidence. Observe internal controls. Clear है ये? चौथा, चौथा confirmation. Confirmation. Confirmation क्या होता है? पहले एक बार एक्सप्लेन करूंगा, फिर लिखेंगे। ठीक है, एक बार फर्स्ट करो कि आई एम द ऑडिटर। ये कंपनी है कोई, मैं ऑडिटर हूँ, ओके। और जो ऊपर वहाँ बालकनी में बैठे हुए उस साइड में, वो सब के सब कंपनी के सन्ड्री डेटर्स हैं। ठीक है, वो टॉप फ्लोर बालकनी में उस साइड, जो राइट साइड में, मेरे राइट साइड में बैठे हैं, वो लोग सब के सब क्या हैं? सन्ड्री डेटर्स ऑफ द कंपनी। तो सबसे कुछ ना कुछ अमाउंट ड्यू है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, सबसे कुछ ना कुछ अमाउंट ड्यू है। ठीक है, सबका सन्ड्री डेटर्स का टोटल है 5 करोड़। कितना टोटल है सन्ड्री डेटर्स का? 5 करोड़ का टोटल है। मैं ऑडिटर, अब मैं अपनी औकात से आगे जा रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा? आई विल राइट अ लेटर टू दोज डेटर्स। आई विल राइट अ लेटर टू दोज डेटर्स, और मैं बोलूंगा कि सर मैं कंपनी का ऑडिटर हूं, एंड एज अ पार्ट ऑफ आवर ऑडिट प्रोसीजर मैं आपसे राइटिंग में कंफर्मेशन चाहता हूं कि क्या आपका 3 लाख रुपया बाकी है क्या। राइटिंग में आपसे आपका कंफर्मेशन चाहता हूं। ये कंपनी बोल रही है आपका 3 लाख बाकी है, तो बाकी है क्या आपका 3 लाख? और वो कंपनी का डेटर है, उसका कंपनी से रोज कारोबार चलता है, तो वो जवाब देगा। वो जवाब देगा कि हाँ मेरा 3 लाख बाकी है, या ना मेरा 3,05,000 बाकी है, या मेरा 2,90,000 बाकी है। वो जवाब देगा। तो देखो, मैं कंपनी से नहीं बल्कि कंपनी के
डेटर से पूछ रहा हूं कि जवाब दो, ठीक है, और वो मेरे को राइटिंग में जवाब दे रहा है। राइटिंग में देगा, मैं चिट्ठी भेजूंगा, वो चिट्ठी का जवाब देगा, तो राइटिंग में जवाब देगा, तो ओरल है कि डॉक्यूमेंट्री है? ओरल है कि डॉक्यूमेंट्री? डॉक्यूमेंट्री। ओके, अच्छा, नाउ आई हैव वन स्मॉल डाउट, और मेरा डाउट क्या सुन लो, कॉमन सेंस लगाना, गड़बड़ी मत करना, कॉमन सेंस, सिंपल चीज पूछता हूं मैं, हाई फाई पूछूंगा नहीं मैं। इंक्वायरी और कंफर्मेशन में क्या फर्क समझ में आ रहा है? नहीं, वो मेरे को इंटरनल एक्सटर्नल तो मत बोलना, वो नहीं है। ऐसे कोरस नहीं भाई, हाथ बोल, ये लो। नहीं वैसे ये नहीं, हाँ बोलो। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं रे, बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं है। नहीं नहीं, कई जन का एक्चुअली क्या हुआ ना, एग्जाम्पल सुन के सबको ये लगा कि इंक्वायरी अंदर के लोगों से होती है और कंफर्मेशन बाहर के, ये गलत है, ये डिफरेंस नहीं है। मैं इंक्वायरी बाहर से भी करता हूँ, अंदर से भी कर सकता हूँ, ठीक है। कंफर्मेशन में अंदर से भी करता हूँ, बाहर से भी कर सकता हूँ, तो वो तो डिफरेंस है ही नहीं। और कुछ बोलो, बोल भाई। तुम तो हाई फाई चला गया ना। रिलायबिलिटी तो मतलब मेरा 40वां नंबर क्लास में आएगा, कहाँ चले गए तुम? हाँ, यस, इंक्वायरी में आप सवाल का जवाब चाहते हो, you have posed a question and you want to reply to it because you don't know what is the answer. Confirmation में I already know the answer but I want you to assure me again कि ये सही है कि नहीं है, समझा क्या? इंक्वायरी में क्या, मैं आपसे एक ऐसा चीज पूछ रहा हूं जिसका जानकारी मेरे को नहीं है। कंफर्मेशन में मेरे को जानकारी है कि आपका 3 लाख बाकी है, मैं आपसे कंफर्म करवाना चाहता हूं, दैट्स द डिफरेंस। कंफर्मेशन इंक्वायरी में फर्क समझ में आ रहा है? इंक्वायरी मतलब मुझे मालूम ही नहीं है वो चीज मैं पूछ रहा हूं, कंफर्मेशन मतलब मुझे मालूम है कि तुम्हारा 3 लाख बाकी है, तुम मेरे को कंफर्म करके बोलो, दैट इज कंफर्मेशन। क्लियर है ये? तो कंफर्मेशन का एग्जांपल डेटर से पूछ लो। डेटर्स बोला हूं तो साथ साथ जोड़ीदार, क्रेडिटर से पूछ लो, बैंक से पूछ लो, भगवान से पूछ लो। पांच नंबर रिकैलकुलेशन, 5 नंबर रिकैलकुलेशन। पांच नंबर क्या लिखा मैंने? रिकैलकुलेशन का कोई एग्जांपल दो यार। ये डेप्रिसिएशन सुना है क्या? डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करने की चीज है। डेप्रिसिएशन का कोई भी डॉक्यूमेंट चेक हो सकता है क्या? सोच के बोलो। डू यू नो एनी वाउचर ऑन डेप्रिसिएशन? कोई वाउचर नहीं है। डेप्रिसिएशन में तो कंपनी वालों ने कैलकुलेशन किया होगा और आप उसी कैलकुलेशन को वापस से एक बार चेक कर लोगे, तो दैट्स एन एग्जांपल। रिकैलकुलेशन से जो एविडेंस मिलता है, ना वो विजुअल है, ना वो ओरल है, और ना वो, तो वो क्या है? अरिथमेटिकल एविडेंस। Can you recalculate depreciation? Yes. Can you recalculate interest paid to bank? Yes. इंटरेस्ट निकालना आता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, वो तो सिंपल इंटरेस्ट बोला मैंने। वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला होता है, जानने का इच्छा नहीं उसमें। रिकैलकुलेशन, रिकैलकुलेशन गिव्स यू व्हाट टाइप ऑफ एविडेंस? अरिथमेटिकल एविडेंस। क्लियर एकदम? ये एग्जांपल क्या लिखा बोर्ड में? 4 नंबर, सॉरी 6 नंबर। अब थोड़ा नीचे लिख रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, सुन के लिख लेना। 6 नंबर री परफॉर्मेंस। री परफॉर्मेंस, री परफॉर्मेंस एविडेंस कैसा मिलेगा? विजुअल मिलेगा, विजुअल। री परफॉर्मेंस, ठीक है। सुनो भाई, री परफॉर्मेंस क्या होता है? हर कंपनी के पास स्टॉक होता है कि नहीं? स्टॉक ऑफ गुड्स।
हर कंपनी के पास स्टॉक ऑफ गुड्स होगा, और स्टॉक कंपनी को बार बार चेक करना चाहिए कि नहीं। अब जैसे देखो, मेरा तो गुड्स सेक्टर भी नहीं, मेरा तो सर्विस सेक्टर है, मैं तो कोचिंग टीचर, मेरा कौन सा सेक्टर है? सर्विस सेक्टर। पर मेरे यहाँ पे भी तो हर वक्त ये बुक्स का स्टॉक रहता ही है, हर वक्त ही बुक्स का स्टॉक है, हर 6 महीने में बुक पलटी करो। ये तो 6 मंथली कोर्स होता है, एवरी 6 मंथ्स यू हैव टू चेंज द बुक्स, और हर वक्त बुक्स का स्टॉक पड़ा हुआ रहता है, क्योंकि बुक्स यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, फ्रेंचाइज में भी बुक्स भेजी जाती हैं, और ऊपर नीचे स्टॉक होता रहता है, कभी कम हो गया, कभी बेसी हो गया, ऐसा चलता रहता है। तो स्टॉक तो मेंटेन करना ही पड़ता है ना। हर महीने मुझे वो स्टॉक गिनवाना पड़ता है, एक बार हर महीने वो स्टॉक काउंट करना पड़ता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हर महीने स्टॉक चेक करता है, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हर महीने स्टॉक चेक करता है। तो ऑडिटर बोला एक बार हम भी चेक कर लो। तो ऑडिटर इज डूइंग समथिंग विच मैनेजमेंट हैज ऑलरेडी डन, ऑडिटर इज डूइंग समथिंग विच मैनेजमेंट हैज ऑलरेडी डन, तो उसको क्या बोलेंगे? रीपरफॉर्मेंस। एग्जाम्पल, स्टॉक काउंट ऑन 31 मार्च, स्टॉक काउंट ऑन, मैनेजमेंट ने ऑलरेडी अपना स्टॉक 31 मार्च को गिन रखा होगा ना, है ना। ऑडिटर बोलेगा हम भी एक बार वापस से गिनेंगे, री परफॉर्मेंस, ठीक है। ये कौन सा एविडेंस है? स्टॉक काउंट, विजुअल एविडेंस। यहां तक डन है। अच्छा, हाउ मेनी प्रोसीजर्स हैव रिटन सो फार? 6। 7वां जो है ना वो बम है एकदम, ठीक है, मतलब बॉम्ब वाला बॉम्ब, ठीक है, मतलब ऐसा। तो एक बार मैं ये 6 रिवाइज करा दूं, फिर 7वें में जाऊंगा। 6 प्रोसीजर्स क्या क्या बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए। नंबर 1 इंक्वायरी, एक बार खाली वो वाला बोल लें। नंबर 1 इंक्वायरी, नंबर 2 इंस्पेक्शन ब्रैकेट में, नंबर 3 ऑब्जर्वेशन, नंबर 4 इंफॉर्मेशन, नंबर 5 कैलकुलेशन, नंबर 6 री परफॉर्मेंस। अच्छा, इधर से टाइप ऑफ एविडेंस जो है ना उसके साथ में सोच के देखिए, ठीक है। इंक्वायरी से कौन सा एविडेंस मिलेगा? ओरल या रिटेन? ओरल या रिटेन की दोनों हो सकता है, ओरल ऑब्लिक डॉक्यूमेंटरी। इंस्पेक्शन तो डॉक्यूमेंटरी। फिर 3 नंबर ऑब्जर्वेशन, विजुअल। चौथा कंफर्मेशन, लिख के चिट्ठी पूछ रहा हूं उनसे तो रिटर्न होगा, डॉक्यूमेंटरी। रिकैलकुलेशन अरिथमेटिकल, क्योंकि ना तो वो ओरल है ना विजुअल है ना डॉक्यूमेंट्री। कैलकुलेशन, ए तुम कोई चीज को कैलकुलेटर पे रिकैलकुलेट कर रहे हो, ये कैसा एविडेंस है? ना तो ये ओरल ना विजुअल है ना ये वो डॉक्यूमेंट्री है, तो इसको बोलता है अरिथमेटिकल। लास्ट वाला री परफॉर्मेंस, विजुअल, ठीक है। ये एग्जांपल्स दिख रहे बोर्ड पे। ये आज अपना बेसिक क्लास है, ये मत सोचना कि बस आज पढ़ा दिया और ये खत्म है, दोबारा कभी हम इसका नाम नहीं लेगा। लिख के ले लो, 60वां क्लास जब मेरा चल रहा होगा ना तुम्हारे साथ लास्ट क्लास, उस दिन भी मैं ये सब नाम बोल रहा हूँगा। तो ये सब आज से लेके अगस्त तक इतनी बार बोला जाएगा ये सब, और इतने डिटेल में बोला जाएगा कि एकदम पूरा याद हो जाएगा, भूलने का चांस ही नहीं है। ये तो बेसिक क्लास है, यही चीज न जाने कितनी बार अपने बोलेंगे, तो ये फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम नहीं है, ठीक है। जितनी ज्यादा बार अपने पढ़ेंगे उतना ज्यादा अपने को एकदम साफ होकर रिवाइज होता चला जाएगा। नाउ सबसे भयंकर होता है 7 नंबर। सुनो, 7 नंबर समझाने के लिए ना आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, ठीक है। बैटमैन का जो नया हीरो है उसका नाम भूल गया, एक बार बोलना तो। हाँ, बेन एफ्लेक, निक जोन्स, हाँ का क्या बोल रहा था? बैटमैन बोल रहा है, डीसी कॉमिक्स वाला बेन एफ्लेक है, ठीक है। तो बेन एफ्लेक की एक मूवी है, मूवी का नाम है अकाउंटेंट। बेन एफ्लेक की मूवी है, मूवी का नाम है अकाउंटेंट। उस फिल्म में क्या होता है कि बेन एफ्लेक का ना मैथ्स भयंकर तगड़ा रहता है, मतलब वो भयंकर तगड़ा मैथ्स। वो कंपनी के 10-15 साल के अकाउंट्स एक साथ देखेगा और देख के वो बता देगा कि कहाँ कहाँ पे अकाउंट्स में हेरा फेरी किया गया है। तो मतलब ये तो एकदम सुपर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है। वो फिल्म उसी के ऊपर दिखाया गया है कि ही इज द अकाउंटेंट। वो बड़े बड़े टेररिस्ट लोग का अकाउंट्स मैनेज करता है। मतलब टेररिस्ट लोग जो होते हैं उनके यहाँ भी तो चोरियां होती हैं,
टेररिस्ट के अंदर भी तो बेईमान लोग भरे पड़े हैं ना, तो वो लोग बेन एफ्लेक को बुलाते हैं कि भाई अकाउंट्स में गलती ढूंढ के बताओ। तो बेन एफ्लेक उनका पूरा 10-15 साल का अकाउंट एकदम देखता है और 1 या 2 दिन के अंदर ही पूरे नंबर्स को स्टडी करके बोलता है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ है। वो इंसान जो काम कर रहा है वो जादू नहीं है, उसको बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। क्या बोलते हैं उसको? एनालिटिकल प्रोसीजर। नाउ फर्क बस इतना है, वो 2 दिन में किया, हम लोग 200 दिन में करेंगे, बस यही फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। अरे कोई चीज जो इसको इतना समय लगता है अगर इतने में कर दो तो जादू ही तो हो गया ना वो, और क्या, दैट इज मैजिक। ओके, तो ठीक है, वो कोई भी बड़ा एथलीट जो है वो कम टाइम में दौड़ता है, दौड़ तो हम लोग भी लेंगे पर 5 टाइम्स लगेगा, वो कम टाइम में कर देता है, दैट इज मैजिकल। तो जो वो कर रहा था वो क्या कर रहा था? एनालिटिकल प्रोसीजर। जब हम लोग नंबर्स को कंपेयर करते हैं ना तो हम लोगों को कुछ ट्रेंड देखने को मिलता है। जब हम लोग नंबर्स को कंपेयर करते हैं हम लोग क्या देखने को मिलता है? ट्रेंड। जीपी रेशियो सुना होगा, लास्ट 5 साल का जीपी रेशियो तुम देख रहे हो, अगर वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है तो मतलब गड़बड़ है कि नहीं है, ठीक है। एनपी रेशियो, स्टॉक वेलोसिटी सुना है, डेटर्स टर्नओवर, डेटर्स वेलोसिटी, ये सब जो रेशियो एनालिसिस हम लोग करते हैं ये क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर से आपको नंबर्स के अंदर छुपी हुई जो गलतियां हैं वो समझ में आएंगी, बिकॉज जिस इंसान ने भी अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया होगा उसने मैनिपुलेशन के दौरान जो नंबर्स दिए होंगे ना उससे ट्रेंड बिगड़ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल सुनो, आई एम अ ट्यूशन टीचर, सीए वाला, ठीक है। मेरा अगर तुम सेल्स का ग्राफ बनाओगे, डू यू नो बार ग्राफ? अगर तुम मेरा सेल्स का बार ग्राफ बनाओगे अप्रैल से लेके मार्च का 12 महीने का, तो क्या मेरा सेल्स का ग्राफ ऐसा हो सकता है कभी भी? इफ यू ड्रॉ माई सेल्स ग्राफ, बार चार्ट और लाइन चार्ट, कैन इट एवर बी लाइक दिस हॉरिजॉन्टल? तुमको मालूम है कि साल में 2 बार वो पीक मारेगा एकदम, मतलब इट लाइक दिस, फिर वापस से पीक, फिर डाउन, ये होगा ना। अगर नंबर्स मैनिपुलेट किए गए तो ग्राफ का शेप बिगड़ जाएगा और पता चल जाएगा कि अकाउंट्स में हेरा फेरी है। समझ गए? तो ऑडिटर भी ये करता है, ये जादू की चीज नहीं है, इसके लिए उसको कंप्यूटर आना चाहिए। एंड व्हेन आई से कंप्यूटर, कंप्यूटर का मतलब वीडियो गेम नहीं, कंप्यूटर का मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हम लोग सबके घर में जो लैपटॉप है उसमें माइक्रोसॉफ्ट का तो पैकेज है ही। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखे हो ना, एक्सेल समझते हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? XLSX, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो जबरदस्त आना चाहिए, तो वो डेटा को कंपेयर करके बता देगा कि कहाँ कहाँ गड़बड़ है। दैट्स कॉल्ड एनालिटिकल प्रोसीजर। नंबर 7, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, अच्छा, एनालिटिकल प्रोसीजर से कैसा एविडेंस मिलेगा? ना तो तुम बोल सकते हो कि विजुअल है, ना ओरल है और ना डॉक्यूमेंट्री है। एनालिटिकल प्रोसीजर से कैसा एविडेंस मिलेगा? अरिथमेटिकल एविडेंस, क्योंकि हम लोग को ट्रेंड, स्टैटिस्टिक्स गड़बड़ होता हुआ दिख रहा है ना। सबसे पहले तुम ये ग्राफ चार्ट वगैरह कहाँ सीखा था? मैथ्स में तो सीखा था। तो रेशियो एनालिसिस वो भी तो एक तरह का नंबर्स क्रंचिंग ही है, तो इससे जो एविडेंस मिलता है उसको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिकल। एनालिटिकल प्रोसीजर का एग्जांपल चाहिए, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस ऐसा टॉपिक है ना जो तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ता। क्लास 12, अगर तुम ISC बोर्ड के हो तो क्लास 12 में किया होगा, फाउंडेशन में था और इसमें भी है, ये जो तुम इंटर, इसमें भी है। तो रेशियो एनालिसिस खाली फाइनल में नहीं है, बाकी सब जगह है। तो रेशियो एनालिसिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल है, बाद में करेंगे, अभी इतना। ओके, यू कैन राइट ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस। ओके, मेरा सेकंड डायग्राम समाप्त होता है, सेकंड कंसेप्ट समाप्त होता है। बिफोर गेटिंग इनटू थर्ड वन, लेट अस रिवाइज दिस। ओके, अब तक तुम लोग के सामने 2 डायग्राम बन चुका है। फर्स्ट डायग्राम क्या था? ऑडिट इंट्रोडक्शन का,
ऑडिटर 5 काम करता है। स्टेप 1 AP, स्टेप 2 MMS, स्टेप 3 करेक्शन, स्टेप 4 क्लीन ओपिनियन, स्टेप 5 मॉडिफाइड ओपिनियन। अब मैं सेकंड डायग्राम बनाया, टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। हाउ मेनी टाइप्स? 7। इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर। उससे अपने को क्या मिलता है? एविडेंस। बिकॉज ऑडिटर जो भी बोलता है एविडेंस के दम पे। हमारा ऑडिटर कैसा? ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव माने फैक्ट्स के बेसिस पे बोलता है, मन से, इंट्यूशन से नहीं। एग्जांपल्स, ठीक है? तो एक आइडिया हो गया, हल्का फुल्का आइडिया हो गया। ऐसे तो पूरा आगे तक का लेक्चर इसी पे है, पर एक हल्का फुल्का आइडिया हो गया ना। तीसरा डायग्राम किस चीज के ऊपर होने वाला है? ये बोला था। अब टाइम आ गया इंटरनल कंट्रोल सीखने का, और इसका पूरा एकदम डायग्राम बनेगा जोरदार। मेरे साथ कॉपी नहीं कर पाओगे। थर्ड कॉन्सेप्ट आज का, IC, इंटरनल कंट्रोल। मैं अभी जो इंटरनल कंट्रोल का एग्जांपल दे रहा हूं वो सेल्स के ऊपर है। किसके ऊपर है? सेल्स। ओके भाई, इधर अब देखो, ये डायग्राम जो बनेगा, ये मेरे साथ कॉपी करने की चेष्टा मत करना, नहीं हो पाएगा। स्पेस का तुम्हारा पूरा ऊपर नीचे हो जाएगा। मैं अब ये डायग्राम बनाऊंगा, तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, एकदम ध्यान से बनाते हुए देखो कि बनता कैसे है, ठीक है? फिर जब मैं बना के खत्म कर लूंगा तो मैं तुमको कॉपी करने का टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि तुमसे कॉपी भी नहीं हो पाएगा। तुम लोग क्या करोगे? फोटो लोगे, ठीक है? आई विल टेल यू, जब मैं खत्म हो जाएगा तो मैं बोल दूंगा फोटो ले लो, तो फोटो ले लेना। पर वो फोटो लेने के बाद कॉपी में स्पेस छोड़ देना और घर में आराम से फोटो देख देख के बनाना, प्रैक्टिस करना। कम से कम 3-4 बार इसको ड्रॉ करने की चेष्टा करना। ये डायग्राम हमेशा काम आएगा। आज जो मैं बेसिक्स की क्लास दे रहा हूं, इट विल हेल्प यू थ्रू आउट। तो ये डायग्राम घर में बनाने का चेष्टा करना, अभी बनाने का चेष्टा मत करना। क्या होता है कि मैं क्लास में बनाने दे देता हूं, 15-20 मिनट मेरे को वेट करा देते हैं कुर्सी पर, ठीक है? तो बनेगा है नहीं, होल्ड पे रखना। बाद में घर देखिए इत्मीनान से ड्राइंग प्रैक्टिस करते रहना। ड्राइंग बुक खरीद लेना बाजार से, दरकार नहीं है, वो हो जाएगा। खाली बार देखो कैसे बनता है। मैं पढ़ा रहा हूं इंटरनल कंट्रोल फ्लो चार्ट। इंटरनल कंट्रोल फ्लो चार्ट, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले देखो। हर कंपनी के अंदर सिस्टम्स होते हैं। क्या होते हैं? सिस्टम, प्रोसीजर। हर कंपनी में अगर सिस्टम नहीं रहेगा ना तो उससे गलतियां होनी चालू हो जाएंगी। अब देखो, जैसे तुमको एकदम सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। ये ट्यूशन सेंटर, ये एक बिजनेस है, बिल्कुल। नाउ इट इज नॉट वेरी बिग बिजनेस, इट इज स्मॉल बिजनेस। इन दिस बिजनेस ऑल्सो वी हैव टू हैव सम सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स। फॉर एग्जाम्पल, लाइक आज तुम आते हो, कोई स्टूडेंट आया, एनरोलमेंट कराया, तो सीक्वेंस क्या है? वो रिसेप्शन पे जाएगा, रिसेप्शन पे उसको शेड्यूल थमाया जाएगा कि देखिए ये ऐसे ऐसे क्लास शेड्यूल है वगैरह। उसको एक फॉर्म दिया जाएगा, स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा कुछ है। स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म जहाँ वो अपना डिटेल्स भरेगा, एड्रेस वगैरह डिटेल्स, क्या सब्जेक्ट वगैरह सब। उसके बाद जो उसने भरा उसको देख के एनरोलमेंट स्लिप उठा के वो फिल किया जाएगा। स्टाफ जो है वो एनरोलमेंट स्लिप फिल करेगा। अच्छा, एनरोलमेंट स्लिप के बीच नीचे कार्बन पेपर लगा हुआ है ब्लू कलर वाला, जिससे एक डुप्लीकेट जनरेट हो जाता है फॉर आवर रेफरेंस। तो फिर वो स्लिप भर के तुमको पकड़ा देगा, तुमसे पैसा लेगा, कार्ड, कैश, चेक, जैसे भी। कलेक्शन हो गया। नाउ यू हैव दैट स्लिप विथ यू, और तुमने 2 फोटो सप्लाई किए होंगे। एक फोटो तुम्हारे स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म में चेप दिया जाएगा और एक फोटो का क्या बनेगा? आईडी कार्ड, ठीक है?
नाउ फिर बाद में जब स्टूडेंट आएगा तो उसके स्लिप को देख के उसको आईडी कार्ड इशू किया जाएगा, सो दैट अब हर बार जब वो सेंटर में एंट्री करे तो ही विल हैव टू प्रोड्यूस दी आईडी कार्ड बिफोर द सिक्योरिटी गार्ड। तो नीचे सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं, वो आपसे आपका आईडी कार्ड मांगेंगे, आप आईडी कार्ड दिखाओगे, ये रहा हमारा आईडी कार्ड, आप एंटर हो गया। इसके अलावा यू हैव दैट एनरोलमेंट स्लिप विद यू, यू विल हैव टू कीप दैट स्लिप विद यू फॉर एवर, जब तक मतलब फॉर एवर मतलब जब तक पढ़ रहे हो तब तक, ठीक है। बिकॉज वेन एवर अ बुक इज इशूड टू यू, हर बुक पे एक नंबर लगा हुआ रहता है, एक स्टिकर नंबर जो लगाया जाता है, और वही सेम नंबर तुम्हारे एनरोलमेंट स्लिप पे भी लगाया गया था, ठीक है। तो इससे प्रूफ रहता है कि अगेंस्ट दिस स्लिप द बुक्स हैव बीन इशूड टू द स्टूडेंट। क्लियर है, रिकॉर्ड मेंटेन होता है। अब तो तुम लोग एनरोल करा लिए, उसके बाद जब तुम लोग एनरोल करा के जाते हो, डेली का रिकंसिलिएशन बनता है। डेली का क्या बनता है? रिकंसिलिएशन, कि आज इतना स्टूडेंट्स एनरोल किया था, ये रहा उनका डेटा, सब्जेक्ट, फीस, पैसा, कार्ड, कैश, चेक वगैरह ऐसे, एंड दैट लिस्ट इज गिवन टू मी, ठीक है। और डेली ले जाके घर में मम्मी को हिसाब पकड़ा देता था, मम्मी आज इतना कलेक्शन, हंस रहे देख, ये होता है भाई, ठीक है। तो डेली ले आके मतलब विकास भैया मम्मी को पकड़ा देते, मम्मी आज इतना कलेक्शन हुआ, तो हिसाब में हो जाता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे पूरा मैच कर रहा है, रिको हो गया। इसके अलावा वो चीज़ तुम्हारा जो डिटेल है डेली का, वो एक्सेल में टाइप करके मेरे को दे दिया जाता है। मेरे पास स्टूडेंट का एक डेटाबेस रहता है जिससे मैं एसएमएस भेजता हूँ, ठीक है। तो तुम लोग का जो डेली का लिस्ट आया, उसके बेसिस में आई पुट योर नेम्स एंड डिटेल्स इन दैट एक्सेल शीट। सब कुछ मेरे काम का जो इन्फॉर्मेशन है मैं रखता हूँ, बाकी इन्फॉर्मेशन डिलीट, ठीक है। तो मेरे पास इस स्टूडेंट का एसएमएस लिस्ट डेटाबेस क्रिएट हो गया। वेन एवर आई हैव टू सेंड एन इन्फॉर्मेशन आई कैन सेंड। तुम देखो ये जो पूरा चीज़ है क्या, एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है, इसी को बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। नाउ फ्रॉम दिस सिस्टम व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, क्या क्या होता है इससे? देयर आर सो मेनी डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन दिस सिस्टम। तुम्हारा स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म, तुम्हारी एनरोलमेंट स्लिप का कार्बन कॉपी जो मेरे पास पड़ा हुआ है, 3 नंबर आईडी कार्ड, ठीक है, ये 4था नंबर एक्सेल शीट जो तुम्हारे नामों का डिटेल्स मेरे पास आता है। तो देयर इज अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व ना, जो मैच करने चाहिए। अगर कुछ भी मिसमैच हो रहा है मतलब गड़बड़ है, मतलब फ्रॉड है, समझ लो बात को। तो ये तो छोटा बिजनेस है, बड़े बिजनेस तो सोचो कितना भयंकर होता होगा। दिस वाज सच अ स्मॉल थिंग, इन अ बिग बिजनेस यू विल हैव बिग वन। तो अपने एग्जाम में यहाँ पे बड़ा वाला ही बनाएंगे, छोटा वाला बनाने वाला भी नहीं है, बड़ा वाला। सोचो अब मैं तुमको बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान सुनो। एक कंपनी है यार, बड़ी कंपनियों में डिपार्टमेंट्स होते हैं कि नहीं, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। ये तो छोटा कंपनी है, यहाँ एक ही इंसान सारा काम भी देख सकता है, पर बड़े कंपनी में तो हर काम इज हैंडल्ड बाय सेपरेट डिपार्टमेंट। तो अभी हम डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, खाली बस देखना कौन सा डिपार्टमेंट है ये, मार्केटिंग। स्टोर्स मतलब वेयर हाउस, स्टोर्स मतलब वेयर हाउस, समझते हो। प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री, प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री, और स्टोर्स मतलब गोडाउन या वेयर हाउस। मार्केटिंग कहाँ होगा, या तो हेड ऑफिस में होगा या सेल्स शोरूम में होगा, ठीक है। अब अकाउंट्स तो चाहिए ना, तो वी हैव एन अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑल्सो। द कंपनी मस्ट हैव एन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है। सो टोटल कितने डिपार्टमेंट है? 4। टोटल कितने डिपार्टमेंट है? 4। मार्केटिंग, स्टोर्स, प्रोडक्शन। बड़ी कंपनी में हर काम डिपार्टमेंट वाइज बटा हुआ रहता है, एक इंसान सारा काम नहीं करता। तो बड़ी कंपनी में आपके यहाँ 4 डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, स्टोर्स है, प्रोडक्शन है और अकाउंट्स है, ठीक है। हमारी कंपनी क्या बनाती है? कार्बन ब्रशेस। क्या बनाती है? कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रश क्या होता है? फैन होता है ना, फैन। फैन के अंदर ग्रेफाइट का एक रॉड लगा हुआ रहता है जो एक्सेल के आसपास घिसता रहता है, जिससे वो चिकना रहता है। ग्रेफाइट यू नो ना, पेंसिल, पेंसिल में जो ग्रेफाइट होता है वो स्मूथ होता है कि नहीं होता है एकदम। तुम कभी ना कभी स्कूल में ऐसे बदमाशी किया होगा कि ग्रेफाइट पेंसिल से कि पूरा घस के एक सरफेस बना दिया, फिर से उंगली लेके वहीं चिकना हो जाता ना एकदम। ये करते थे ना स्कूल में, कभी कभार तो किया ही होगा। तो ग्रेफाइट इज वेरी स्मूथ, इट्स द ओनली ड्राई लुब्रिकेंट, इट इज द ओनली ड्राई लुब्रिकेंट। तो पंखे में जो एक्सेल घूमता रहता है वहीं पे ग्रेफाइट रॉड लगा हुआ रहता है जो कॉन्स्टेंटली उसके अगेंस्ट
ब्रश करता है, स्प्रिंग से फोर्स करके लगा हुआ रहता है तो वो चिकना रहता है ताकि घूम सके। कई बार घर में जो फैन खराब हो जाता है तो मिस्त्री बोलता है ना इसका कार्बन खत्म हो गया है, तो वही है ग्रेफाइट ब्रश। तो दिस कंपनी मेक्स कार्बन ब्रशेस। हु डू यू थिंक विल बाय कार्बन ब्रशेस? कोई पंखे बनाने वाली कंपनी? तो सपोज ओरिएंट फैन बोल के कंपनी है, वो हमारे पास आई और बोली कि उसको 10,000 कार्बन ब्रश चाहिए। क्या चाहिए? 10,000 कार्बन ब्रश। तो कस्टमर आया, कस्टमर हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को आके क्या दिया? परचेज ऑर्डर। क्या दिया? परचेज ऑर्डर। नंबर 1 पीओ मतलब, हाँ, तो कस्टमर, हमारा कस्टमर कौन है? ओरिएंट फैन। ओरिएंट फैन वाले आए और बोले हमको 10,000 पीस कार्बन ब्रश चाहिए, ऐसा ऐसा डिजाइन का, यूनिक डिजाइन का एक चाहिए। तो मार्केटिंग वाला तुरंत हाँ नहीं बोलेगा, मार्केटिंग वाला बोलेगा प्लीज लेट मी चेक विथ दिस कि हमारे पास पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो मार्केटिंग वाले ने इसको बोला कि भाई है क्या तुम्हारे पास? तो ये बोला अभी तो नहीं है। तो ये स्टॉक वाला जो होता है ना, ये इनके पास एक डॉक्यूमेंट भेजता है जिसे हम कहते हैं स्टॉक स्टेटस। क्या बोलते हैं? स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट। स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट कि हमारे पास अभी वो नहीं है। ठीक है, चलो नहीं है तो अब ये कस्टमर से पूछेगा कि सर आपको वो 10,000 पीस कब चाहिए? अभी तत्काल चाहिए क्या? तो कस्टमर बोला नहीं नहीं 15 दिन में दे दो चलेगा। कितना दिन में चाहिए इनको? 15 दिन में। ठीक है, तो फिर फैक्ट्री से बात करना पड़ेगा कि 15 दिन में बन सकता है कि नहीं। तो अब ये इससे बात करेगा, प्रोडक्शन से, कि बना के दे पाओगे क्या 15 डेज के अंदर? तो प्रोडक्शन बोला यस। मशीन खाली है? मशीन अभी खाली है, बना सकते हैं। तो प्रोडक्शन वाले ने इनके पास भेजा प्रोडक्शन शेड्यूल। क्या भेजा? प्रोडक्शन शेड्यूल कि हाँ भाई 15 दिन में, तो भेज दिया प्रोडक्शन शेड्यूल कि हाँ बना के रेडी कर देंगे। अब जाके मार्केटिंग वाला इज लाइक श्योर कि हाँ चलो हो जाएगा। कस्टमर को 10,000 पीस चाहिए, 15 दिन में चाहिए और हम 15 दिन में बना पाएंगे। अब वो कंफर्म करेगा कस्टमर को, कंफर्म कि हो जाएगा सर, कंफर्म परचेज ऑर्डर। अभी डायग्राम का खाली छोटा सा भाग बनाया ना, उसमें नोटिस करो 4 स्टेप्स आ चुके हैं। एंड दैट्स एन इंटरनल कंट्रोल। We have an internal control that we don't confirm our customers without checking availability of stock. We don't confirm our customers without checking availability of stock. That's an internal control. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्लियर है यहां तक? अब अगला कदम क्या होगा? ये पहला कंट्रोल था मेरा। अगला कदम, प्रोडक्शन वाला 10 दिन में रेडी कर दिया। 10 दिन में रेडी करके माल यहां ट्रांसफर कर देगा स्टोर्स के पास। ठीक है, दैट इज स्टेप नंबर 5। गुड्स बना के दे दिया। अब स्टोर्स वाला मार्केटिंग को बोलेगा भाई माल आ गया है मेरे पास, बताओ कहां भिजवाना है, कब भिजवाना है। तो मार्केटिंग वाला इसको बोलेगा रुक जाओ, अभी पहले बिल बनाने दो। क्या बनाने दो? बिल। बिल मार्केटिंग नहीं बनाएगा, बिल कौन बनाएगा? अकाउंट्स। तो मार्केटिंग वाला अकाउंट्स को बोला भाई बिल बना दीजिए प्लीज। बिल कितने बनेंगे? 4 कॉपी। बिल कितने बनेंगे? क्वाड्रप्लिकेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्वाड्रप्लिकेट। 1 कॉपी को सिंगल, 2 कॉपी को डुप्लीकेट, 3 कॉपी को ट्रिप्लीकेट, 4 कॉपी को क्वाड्रप्लिकेट, 5 कॉपी को क्विंटप्लीकेट। बस 5 से ज्यादा होता नहीं है। ठीक है, तो ये 4 कॉपी बनाएगा बिल का, 4 कॉपीज। एक कॉपी अपना पास रखेगा, 1 कॉपी मार्केटिंग वाले रखेंगे, 1 कॉपी ये रखेंगे और 1 कॉपी हम लोग कस्टमर को देंगे। ठीक है, 4 कॉपी बनता है। बिल का कितना कॉपी? 4 कॉपी। अकाउंट्स, स्टोर्स, ठीक है। 4 कॉपी बनाने के बाद क्या हुआ? 1 कॉपी रख लिया और 3 कॉपी भिजवा दिया।
स्टेप नंबर 7, कॉपी नंबर BCD भिजवा दिया ऊपर, ठीक है। ये जो स्टेप है ये भी तो एक कंट्रोल है। सर कैसे कंट्रोल है, बता रहा हूँ। मार्केटिंग वाले को अगर बिल बनाने का पावर दे दिया ना, तो ये खुद ही बिल बना बना के देता जाएगा, पैसा लेते जाएगा और बताएगा भी नहीं अकाउंट्स को, और सेल्समैन सारे पैसा लेके घर चले जाएंगे, कंपनी को पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोग बोल रखे हैं कि मार्केटिंग का काम खाली कस्टमर से टैं करना है, मतलब बातचीत। पैसा वैसा का सारा लेन देन कौन करेगा, अकाउंट्स। एवरी कैश बुक समझते हो, कैश बुक, ऑल रिसिट्स एंड पेमेंट्स आर मेंटेन्ड बाय अकाउंट्स, ऑल रिसिट्स एंड पेमेंट्स आर मेंटेन्ड बाय अकाउंट्स। तो जैसे ही अकाउंट्स बिल बनाएगा वैसे ही सेल्स का एंट्री रिकॉर्ड कर लेगा। जैसे बिल बनेगा सेल्स इनवॉइस, वैसे ही एंट्री हो जाएगा पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, so that there is no error of omission. The moment you people sell, you pass a journal entry for that, so that there is no error of omission. And marketing could not do any fraud because they don't have the right to make the bill. The bill can be made only by this. तो इससे ये हुआ मेरा सेकंड इंटरनल कंट्रोल। अब मार्केटिंग पास 3 कॉपी आया, B नंबर कॉपी रख लिया, 2 कॉपी भिजवा दिया स्टोर्स के पास। अब स्टोर्स वाला लॉरी भेजेगा, ये कस्टमर है, ये वही कस्टमर है सेम, ठीक है। जो कस्टमर यहाँ है वही सेम यहाँ पे कस्टमर है। डिलीवरी, ठीक है। अच्छा, ये गुड्स लोड होके जा रहा है, अभी रुको, इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक बार क्या होता है ना, जब ये इसको भेजता है लॉरी वाले को डिलीवरी, तो दोनों कॉपी इसको थमा देता है कि तुम लेके जाओ अपने साथ CB और DB, ठीक है, दोनों लेके जाओ। एक कॉपी यहाँ छोड़ देना और एक कॉपी पे कस्टमर का सिग्नेचर स्टैम्प करा के लाके मेरे को देना। एक्नॉलेज्ड इनवॉइस C, स्टेप नंबर 9, 2 कॉपी भेज देगा, एक कॉपी रख लेंगे वो लोग और एक कॉपी पे ठप्पा साइन वाइन मार के पकड़ा देंगे। क्यों? प्रूफ ऑफ डिलीवरी, प्रूफ ऑफ, बिकॉज देखो मेरी बात को सुनो। जनरली नियम क्या होता है, जनरली नियम ये होता है कि जब आप कस्टमर के माल गिरा के आते हो ना, तो वो आपको एक गुड्स रिसीव्ड नोट देता है, GR गुड्स रिसीव्ड नोट, पर तत्काल नहीं देता। कोई भी कस्टमर आपको तत्काल GRN नहीं देगा, वो लगाएगा सप्ताह 10 दिन टाइम। तो आपको तो एक हाथों हाथ प्रूफ चाहिए ना, तो आप ही अपनी तरफ से 2 कॉपी ले जाओ, एक कॉपी पे ठप्पा मार के कस्टमर देगा, दैट इज द इमीडिएट प्रूफ ऑफ डिलीवरी, दैट्स एन इंटरनल कंट्रोल। अब जैसे प्रूफ ऑफ डिलीवरी आ गया, स्टोर्स वाला इसको बोलेगा कि भाई माल डिलीवरी हो गया, पैसा तकादा करो, पैसा मांगो। अरे हो गया ना माल, हम लोग दे के आ गए गुड्स, अब पैसा भी तो देगा ये। अच्छा, ये जो पेमेंट करेगा किसको करेगा? पेमेंट्स एंड रिसिट्स आर ऑल हैंडल बाय अकाउंट्स, दैट्स एन इंटरनल कंट्रोल। तो ये है सेल्स प्रोसेस का डायग्राम। इसमें क्या क्या इंटरनल कंट्रोल देखने को मिले, एक एक करके। सबसे पहले चेक स्टॉक अवेलेबिलिटी बिफोर confirming purchase order. Invoices are prepared by accounts department. Third, obtain proof of delivery of goods. 4, receipts and payments are handled by accounts department. ये सब क्या है? इंटरनल कंट्रोल। अभी समझे इंटरनल कंट्रोल क्या होता है?
तो मेरा आज का तीसरा डायग्राम फोटो, ये डायग्राम ना मैं फेसबुक में डाल दूंगा, फिर भी तुम ले लो फोटो। अब हो गया तो नीचे भी कर लो। ठीक है, इसको ड्रॉ करने में तुमको 12 लाइन का स्पेस लगेगा, तो प्लीज अपने कॉपी में 12 लाइन का स्पेस छोड़ दो और घर जाके अवश्य बना लेना 100%। ठीक है, इसमें मेरे को मिस्टेक नहीं चाहिए, पक्का बना लेना कॉपी में अपने। ओके, नीचे कर लो, मैं बीच में आ रहा हूं। सुनो ध्यान से सब कोई। थर्ड कंसेप्ट, आगे बढ़ने के पहले रिवाइज करा देते हैं एक बार। इंटरनल कंट्रोल, हर कंपनी में बिजनेस को चलाने के लिए सिस्टम्स, प्रोसेसेस चाहिए। इन्हीं सिस्टम्स या प्रोसेसेस या प्रोटोकॉल्स को हम लोग कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। इसे ही कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल से फ्रॉड नहीं होता, इंटरनल कंट्रोल से एरर नहीं होता, यानी कि इंटरनल कंट्रोल्स अगर बढ़िया है तो एमएमएस नहीं होता, और अगर एमएमएस नहीं होता तो ऑडिटर कौन सा ओपिनियन देगा? क्लीन ओपिनियन। इसीलिए ऑडिटर हमेशा किसी भी कंपनी में जाता है तो वो इंटरनल कंट्रोल्स जरूर चेक करता है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि इंटरनल कंट्रोल्स स्ट्रांग है कि वीक है। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो एमएमएस होने के चांस कम है, और अगर इंटरनल कंट्रोल ही घुसा हुआ है ना तो एमएमएस होने का चांस बहुत हाई है। समझ रहे हो? तो इसीलिए ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल चेक करना पड़ेगा 100%। दिस इज इंटरनल कंट्रोल। ये फर्स्ट डायग्राम या एग्जांपल है, फ्यूचर में मैं इंटरनल कंट्रोल्स पे और भी डायग्राम्स वगैरह दूंगा। अभी फिलहाल ये क्लियर है ना? सुनो, तुम लोगों ने 12 लाइन का स्पेस छोड़ना है। अब मैं डिक्टेट करूंगा, यू हैव टू राइट। इंटरनल कंट्रोल्स आर, लिखो 12 लाइंस के आसपास छोड़ दो स्पेस और फिर लिखो इंटरनल कंट्रोल्स आर processes designed by management to dash अरे छोटा वाला डैश, मतलब 2 डैश नंबर 1 2 3 वैसे वाला 2 डैश नंबर 1। प्रिवेंट फ्रॉड, नंबर 2 prevent error, number 3 ensure ensure reliable FS. Number 4 ensure compliance of laws, ensure compliance of law। एक बात सुनिए यार, ए अकाउंट्स वाला बिल बनाएगा तो जीएसटी डालेगा कि नहीं? जीएसटी कानून है कि नहीं है? फॉलो करना पड़ेगा ना, तो एंश्योर कंप्लायंस ऑफ लॉ। नंबर 5 टू सेफगार्ड SAFE, safeguard assets,
बस। तो व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? इंटरनल कंट्रोल इज प्रोसेसेस डिजाइन्ड बाय मैनेजमेंट टू 1 2 3 4 5 प्रिवेंट फ्रॉड, प्रिवेंट एरर, प्रोवाइड रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रोवाइड कंप्लायंस विथ लॉज, सेफगार्ड असेट्स। ठीक है, यहां तक डन है। फोर्थ, ये कॉपी करना है। लिंक बिटवीन आईसी मतलब, रोमम मतलब मैं बता दूंगा, एपी मतलब, ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर्स। ये क्लियर है क्या? अभी ये डिस्कशन होगा ब्रेक के बाद। लिंक बिटवीन, ये फोर्थ कंसेप्ट अपना, लिंक बिटवीन इंटरनल कंट्रोल, रोमम एंड एपी। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। अब ये ड्रॉ करना है मेरे साथ। ये है ऑडिटर, ऑडिटर तारीफ करने आया है कि सिर्फ बुराई? सिर्फ बुराई। तारीफ तो करेगा नहीं, ओके बोल देगा बस मैक्स। ठीक है, तारीफ तो करेगा नहीं, बुराई करने आया है। अब ये इंसान किस सीक्वेंस में बढ़ता है तुम देखो। सबसे पहले वो करता है टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। वो आके कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करता है कि इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं कि खराब। क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं तो इस कंपनी में गलती के चांसेस कम है, और बर्बाद है तो गलती के चांस हाई हैं। ठीक है, ये जो हम लोग बोल रहे हैं ना गलती का चांस, इसको बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी कि रोमम। रोमम मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, ये क्लियर है? तो ऑडिटर आता है, इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करता है, और फिर वो रोमम को कैलकुलेट करता है, मेजर करता है। मेजर्स रोमम। रोमम का फुल फॉर्म मैं लिख रहा हूं यहां कोने में, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, रोमम। ओके, ROMM, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, रोमम। वो मेजर करता है कि रोमम कहाँ है और कितना है। ठीक है, मैं आज अपनी पहली क्लास है ना, मैं पहली क्लास में तुमको बेसिक चीज समझा देता हूँ। एकदम एटीट्यूड अपना क्लियर रखना कि ऑडिटर तारीफ करने नहीं है, ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतियां ढूंढने के लिए आया है। ये क्लियर रहेगा, कंफ्यूज होने की बात नहीं, ऑडिटर सिर्फ गलती ढूंढने आया है। अब एक बात सुनो, सपोज ये है बैलेंस शीट पीएल, रिलायंस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट है मेरे हाथ में। सोचो बैलेंस शीट और पीएल में मिला के 50 आइटम है। जस्ट इमेजिन करो कि बैलेंस शीट और पीएल में मिला के कितने आइटम्स हैं? 50। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लोन्स, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, प्रोविजंस, नोट्स ऑन एफएस में कंटिंजेंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स, सो एंड सो ऑन, चलते जा रहा है। बैलेंस शीट पीएल में मिला कितना आइटम है? 50। तो क्या ऑडिटर को 50 आइटम चेक करने जरूरी है क्या? नहीं, ऑडिटर को 50 आइटम चेक करने जरूरी नहीं है। वो केवल उन आइटम्स को चेक करेगा जहां उसको लगता है एमएमएस होने का चांस है।
जहां उसको लगता है कि बॉस यहां तो एमएमएस हो ही नहीं सकता, उसको वो चेक नहीं करेगा। अच्छा, अगर कहीं लग रहा है कि इस आइटम में एमएमएस बहुत ज्यादा होने का चांस है तो ज्यादा चेक करेगा, और किसी आइटम में लगता है कि एमएमएस होने का कम चांस है, कम चेक करेगा। तो कितना चेक करना है, नहीं चेक करना है, इट डिपेंड्स ऑन रोमम, इट डिपेंड्स ऑन रोमम। अगर किसी आइटम में रोमम हाई है ज्यादा चेक करो, अगर किसी आइटम में रोमम कम है कम चेक करो, रोमम मॉडरेट है मीडियम तो मीडियम चेक करो। क्लियर है? रोमम मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसचेंज, रिस्क माने चांस, रिस्क माने चांस ऑफ एमएमएस, चांस ऑफ एमएमएस। ये मत ड्रॉ करो, बाद में करना, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप क्या है? ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल चेक करता है, सेकंड रोमम मेजर करता है, उसके बाद डिजाइन्स ऑडिट प्लान, अगर रोमम ज़्यादा है तो प्लान में ज़्यादा ऑडिट करना है, रोमम कम है तो कम ऑडिट करना है। तो डिज़ाइंस ऑडिट प्लान एंड देन स्टार्ट्स ऑडिट। दो मिनट तुम लोग रुक जाओ, कॉपी मत करो, मेरे साथ एक बार रहो। ये टेबल देख रहे हो, मैं इसमें तुमको कुछ सिखा रहा हूँ। सबसे पहला कॉलम क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है? स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सेकंड कॉलम रोमम, रोमम। थर्ड कॉलम एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है? एकदम शांति सुनो। अगर हमारा इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो रिस्क लो, रोमम लो मतलब कम है। अरे अगर आपका रिस्क कम है तो ऑडिट कम करेंगे कि ज्यादा? कम, लेस ऑडिट प्रोसीजर। उल्टा सोचो, इंटरनल कंट्रोल बजा हुआ है एकदम, वीक इंटरनल कंट्रोल तो रिस्क हाई, हाई रोमम। रिस्क अगर हाई है तो लेस ऑडिट की मोर ऑडिट? मोर ऑडिट। ये सही है कि नहीं? अभी समझ में आ रहा है? यही देखो, ऊपर देखो, सबसे पहले टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सेकंड मेजर रोमम, थर्ड ऑडिट प्लान बनाओ कि ज्यादा ऑडिट करना है कि। अच्छा 50 आइटम है, किसी में ज्यादा ऑडिट, बैलेंस शीट पेज में 50 आइटम है, किसी में ज्यादा ऑडिट किसी में कम ऑडिट। सेल्स परचेज का ज्यादा ऑडिट, शेयर कैपिटल रिजर्व्स का कम ऑडिट। समझ रहे हो ना? तो ऐसा नहीं कि पूरा ही ज्यादा या पूरा ही कम, आइटम वाइज देखेंगे, किसी आइटम में ज्यादा और किसी आइटम में कम, ठीक है? ये क्लियर है? देन यू स्टार्ट योर ऑडिट। अब ड्रॉ करो। एक एमसीक्यू करने वाले हैं अभी, ओके? ये ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत है पूछ लो अभी इस पे।
सिंपल है ना। ये सब जितने भी आज हम लोग नया नया शब्द सीखे हैं सब हमारे काम का है। देखो हर क्लास जो अपनी बीते अपने हैवी कंटेंट लेके निकले, ठीक है। हंसी मजाक 10%, 20% चलो कोई दिन, पर यू कैन नॉट हैव लाइक 80% एंटरटेनमेंट, ठीक है। कंटेंट लेके निकलना चाहिए, वही सबसे सही है कि अपना देखो धीरे धीरे खत्म भी होता है और अच्छा भी लगे, हाँ आज कुछ सीख के निकले। तो कंटेंट बहुत अच्छा कवर हुआ है अभी। एक बस टॉपिक और मेरे को कराना है और बहुत सिंपल टॉपिक है। वो टॉपिक एक्चुअली कई जन जब डाउट पूछे तब मेरे को लगा कि बता देना चाहिए, ठीक है। तो वो टॉपिक भी आज मैं कराऊंगा अलग से, क्योंकि कई जन बोले तो डाउट समझ में आ रहा है कि क्यों आया। ये तो सही है ना। नाउ मैं एक MCQ डिज़ाइन कर रहा हूँ, ये हटा दूँ? अरे नहीं, आंसर थोड़ा कॉपी आंसर बोलने लग गया क्या? मैं आंसर बाद में होगा ना, अभी तो पहले तुम कॉपी तो करो। मुश्किल आंसर नहीं, मुश्किल है चौथा ऑप्शन। क्या लिखे? चलो क्या लिखे? ऐसे थोड़ा होता है हर जगह ऑल ऑफ द अबव डाल दो। नहीं। आइदर ए और बी, हाँ क्या वो तो कुछ भी बना, आइदर ए और बी, ठीक है। मतलब अब क्या लिखें? देखो मैं बोल रहा हूं, मतलब अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो ऑडिट प्रोसीजर्स कम, इंटरनल कंट्रोल वीक है तो ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा। उल्टा रिलेशन है ना भाई। अभी इसके ऊपर में एक टेबल बनाया था ना पीछे पेज में, तो टेबल को देखो जरा जाके, वहां क्या लिखा था टेबल में? देखो पहला पॉइंट क्या था? स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल, और लास्ट में क्या लिखा था? लेस एपी। और फिर तुम लिखा होगा वीक इंटरनल कंट्रोल, मोर एपी, है ना। तो उल्टा रिलेशन है इसका मतलब। द आंसर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना। कोई दिक्कत है भाई? पीछे भाषा क्लियर एकदम सही तो? यहां तक ठीक है? हटा दूं? फिफ्थ, यार ऑडिटर तो बाहर का एक सीए है, आज वो कंपनी में जा रहा है, एक एक करके प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर कंपनी वाले उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स हाथ लगाने नहीं देंगे तो कैसे बताएगा वो? सोच के देखो, तुम एक सीए हो, तुम क्लाइंट के गए और तुम बोले डॉक्यूमेंट्स लाइए चेक करना है, तो वो लोग तुमको बोला कि नहीं दे सकते,
तो भाई फिर चेक कैसे करोगे? तो यू मस्ट हैव सम राइट्स एंड पावर्स, ठीक है। ये राइट्स एंड पावर्स जो भी हैं ऑडिटर के, ये उसको किसने दिए? कानून, देश का कानून, सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 गिव्स फॉलोइंग powers to auditor. Number 1, access to all books and documents of company. कंपनी का कोई भी बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स वो मांग सकता है, कंपनी वाले उसको मना नहीं करेंगे, ठीक है। कोई एक जन डाउट पूछा था मेरे से कि डॉक्यूमेंट मांग सकता है क्या? सर मना कर दिया तो नहीं मना करेगा रे, देना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट देगा तो करेंगे कैसे ऑडिट? तो बुक्स वगैरह जो डॉक्यूमेंट जो बुक्स मांगोगे सब मिलेगा, वेदर वो अकाउंट से रिलेटेड हो या अकाउंट से रिलेटेड नहीं हो, वो भी मांग सकते हो, ठीक है। केवल कुछ एक चीज़ के लिए वो मना करेंगे, कुछ एक चीज़ के लिए तो मना करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी कोई टेंडर का कोटेशन भेजी है तो तुम बोलेगा वो दिखाओ मेरे को, तो वो तो नहीं दिखाएंगे ना, वो आपके अकाउंट से ऑडिट से कहाँ कनेक्टेड है। बात बाकी आपको जो डॉक्यूमेंट मांगना है आप मांग सकते हो, आपको मिलेगा, ठीक है। इनवॉइस, फाइल्स, कुछ भी, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, सर्वर के अंदर जो डेटा है सब। नंबर 2, राइट टू सीक इंफॉर्मेशन explanation from officers, employees, directors, etc. आप उनसे जवाब सवाल पूछ सकते हो, वो मना नहीं कर सकते। तुम कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में गया और तुम उनसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो उनको देना पड़ेगा इंफॉर्मेशन। तुम उनसे जवाब पूछ रहा है कि ऐसा क्यों किया बताइए, तो उनको बताना पड़ेगा, वो तुमसे छुपा नहीं सकता, वो एटीट्यूड नहीं दे सकता तुमको, ठीक है। एज एन ऑडिटर जब हम क्लाइंट से जाके इंफॉर्मेशन मांगेंगे और अगर वो हमको एटीट्यूड दे दे तो ये नहीं चलेगा, मतलब कि अभी नहीं देंगे बाद में देंगे, या आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, ये सब टाइप की चीपड़ा भाषा करेगा तो मार देंगे पड़क के, मतलब ओपिनियन दे देंगे, यू नो ना, मॉडिफाइड ओपिनियन, वो मॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे। तो ऐसा वो नहीं करता। आई हैव द राइट, ये राइट्स मेरे को किसने दिया है? सेक्शन 143, तो उनको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 राइट्स है मेरे पास, ये 2 महापावर्स है मेरे पास, ठीक है। मेरे पास और भी पावर्स है एक्स्ट्रा। हम लोग बोले कि आपकी जो हरिद्वार वाली फैक्ट्री है वहां हमको जाना है चेकिंग करने, तो मना कर रहा है, तो कर सकता है क्या मना? नो, राइट टू विजिट ऑल ब्रांचेस। मैं उनके फैक्ट्री में जाना चाहता हूँ, गोडाउन्स को विजिट करना चाहता हूँ, उनके सेल्स डिपो हैं वो चेक करना है मुझे, उनके शोरूम के बुक्स देखने के आने हैं, मना नहीं करता। हेड ऑफिस में जाना वो तो बिल्कुल ही जाएंगे हम, मतलब जो भी उसका ब्रांचेस है वहां मैं विजिट कर सकता हूं, मेरे को रोकेगा नहीं, ठीक है। रोक नहीं सकता, मतलब रोकना नहीं चाहिए। तो ये सब पावर्स हैं हम लोग के पास। अगर मेरे को ये सब पावर्स नहीं मिलेंगे तो फिर मैं ऑडिट कैसे करूंगा? मैं सच का पता
कैसे लगाऊंगा? क्लियर है? बोलो। उस पॉइंट पे अभी नहीं आएंगे, वो CFS है, कंसोलिडेटेड एफएस, थोड़ा समय बीतने दो। तुम सीधा हाईफाई में जा रहा है एकदम घुस के, छोड़ दो, इग्नोर, बाद में। इतना क्लियर है क्या? ठीक है, ऑडिटर का ये डन है, हटा दूं? अभी मैंने तुम लोग के साथ 5 कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं। इसका मैं एक बार पहले रिकैप कराऊंगा बिफोर सेइंग एनीथिंग न्यू। ठीक है, तो एक बार रिकैप करें। तुम्हारे पास कॉपी में भी है, बोर्ड पे भी देख सकते हो। बातचीत नहीं करना प्लीज। ये बेसिक से आज के अपने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहला क्या है? पहला कॉन्सेप्ट, ऑडिट इंट्रोडक्शन। ऑडिटर कौन होता है? CA, इंडिविजुअल CA या पार्टनरशिप फर्म CA या LLP CA। कौन अपॉइंट करता है ऑडिटर को? शेयर होल्डर्स इन AGM, हु प्रिपेयर्स FS ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट। ऑडिटर को चेक करना है ना। अच्छा, ऑडिटर का एटीट्यूड कैसा है? तारीफ या ओनली गलती? ओनली गलती। नंबर 1 स्टेप AP, I will perform audit procedure. Step 2, I will obtain MMS. Step 3, I will request management to correct MMS. 4, if they agree, clean opinion. If they refuse, modified opinion. Second, types of audit procedure. कितने टाइप्स हैं? 7। इनसे कैसा कैसा एविडेंस मिलता है? ऐसा। और एग्जाम्पल्स ये रहे, एक एक करके। इंक्वायरी, ओरल ऑब्ले डॉक्यूमेंट्री। किससे इंक्वायरी? सबसे इंक्वायरी। सेकंड, इंस्पेक्शन माने वाउचिंग। कौन सा एविडेंस? डॉक्यूमेंट। किसका वाउचिंग? इनवॉइस, चालान, एग्रीमेंट एटसेट्रा। तीसरा, ऑब्जर्वेशन। कैसा एविडेंस? विजुअल। एग्जाम्पल, ऑब्जर्व। अब रुको, अब आता है ना इंटरनल कंट्रोल? अब तो आता है इंटरनल कंट्रोल। तो अभी कंपनी में देखिए ना अपने इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल देखोगे तभी तो रोमम पता चलेगा। रोमम मतलब चांस ऑफ MMS, चांस ऑफ MMS। 4 नंबर, कंफर्मेशन। रिटर्न होता है तो डॉक्यूमेंटरी कंफर्मेशन किससे? डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक। 5 नंबर, रिकैलकुलेशन, अरिथमेटिकल एविडेंस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट। रीपरफॉर्मेंस, विजुअल। ऑब्जर्व स्टॉक काउंट ऑन 31 मार्च, मैनेजमेंट ने किया, हम भी वापस करके आएंगे। 7 नंबर सबसे दिमाग वाला चीज है, एनालिटिकल प्रोसीजर। कैसा एविडेंस? अरिथमेटिक। एग्जाम्पल, रेशियो, ग्राफिक। मैंने इसी में तुमको बेन एफ्लेक का एग्जाम्पल दिया था ना, मूवी अकाउंटेंट। ठीक है, ये रहा अपना इंटरनल कंट्रोल का डायग्राम। इसका तुम लोग फोटो भी लिए थे, घर जाके पक्का से उसमें ड्रॉ भी कर लेना। इसको 3-4 बार ड्रॉ करके प्लीज प्रैक्टिस करना, तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, ये इंटरनल कंट्रोल ऑन सेल्स है कि परचेज है? एक दिन आएगा जब मैं परचेज भी कराऊंगा। ठीक है, परचेज एक दिन करेंगे हम लोग। एक बार रेड बुक लाए हो ना, एक बार खोलो ना, बोनी करें। कम टू पेज 53। 53। मैं भी आता हूँ लोगों बुक से 53 पेज पे। पहुंच गए? इधर देखो क्या लिखा है, द फ्लो चार्ट ऑन। पहुंच गया ना 53 पेज?
The flow chart on internal control has already been discussed in the class while teaching. Number 1, internal control on sales, class 0. सबूत रहना चाहिए ना, मैं पढ़ाया था। एक दिन आएगा वैसे ही बाद में मेरा 30वां 40वां क्लास जिसमें इंटरनल कंट्रोल ऑन परचेज का बनाऊंगा, ठीक है? ये क्लियर है कि नहीं है? जिस दिन, अच्छा ठीक है, जिस दिन यहाँ पे आएंगे उस दिन तुमको याद आएगा 0 क्लास में पढ़ाया था मैंने। ये हटाते हैं इसको। कहाँ के डायग्राम्स? ये रहे। ये ब्यूटीफुल सा डायग्राम। हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आर इन्वॉल्व? 4। मार्केटिंग, अकाउंट्स, स्टोर्स, प्रोडक्शन। स्टेप बाय स्टेप। कस्टमर से क्या आया? पीओ। आते ही कूदने लगोगे क्या? नहीं, पहले स्टोर से पूछो स्टॉक है, वो भेजेगा स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट, बोलेगा ना। प्रोडक्शन से पूछोगे क्या बना पाओगे 15 डेज में? बोला हाँ, प्रोडक्शन शेड्यूल। फिर जाके क्लाइंट को बोलेंगे हो जाएगा। दैट इज फर्स्ट कंट्रोल। चेक स्टॉक बिफोर कंफर्मिंग इट। अब ये बना के इसको दिया, ये इसको बोलेगा कि बताओ कैसे डिलीवरी करना, तो बता, रुको अकाउंट्स को बताएगा ताकि अकाउंट्स इनवॉइस बनाए। कितना कॉपी? 4। अगर अकाउंट सेल्स का इनवॉइस बनाएगा तो तुरंत सेल्स का एंट्री मार लेगा कि नहीं? तो इससे एरर ऑफ ओमिशन नहीं हुआ। ऊपर से अगर मार्केटिंग वाले को आप इनवॉइस का पावर देते तो माल बेच भी देता, पैसा भी रख के भाग जाता। तो टू प्रिवेंट फ्रॉड ऑल्सो 4 कॉपी में 1 कॉपी रखा, 3 कॉपी इसको भेजा। 1 कॉपी रखेगा, 2 कॉपी स्टोर्स वाला, दोनों कॉपी लेके एक बार लॉरी वाले को निकाल देगा, एक कस्टमर को, और एक पे कस्टमर का एक्नॉलेजमेंट ले लेगा एज अ प्रूफ ऑफ डिलीवरी। अब माल डिलीवरी हो गया है तो अब पेमेंट कस्टमर किसको करेगा? मार्केटिंग को कि अकाउंट्स को? अकाउंट्स को। हमेशा पेमेंट अकाउंट्स को। क्लियर है ना ये? ठीक है। लिंकिंग वाला डायग्राम। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग तो चांस ऑफ एमएमएस कम, रिस्क कम, रिस्क कम तो ऑडिट कम। इंटरनल कंट्रोल ही वीक तो चांस ऑफ एमएमएस, रिस्क हाई तो ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा। एमसीक्यू तो तुम लोग बता ही दिए थे। 5 नंबर। एज एन ऑडिटर मेरे पास कुछ पावर्स हैं। ये पावर्स मुझे किसने दिया? सेक्शन 143 ने दिया। अब थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। सुनो, मैं बोल रहा हूं पर लिखूंगा नहीं। अच्छा लिख देता हूं। ये दोनों देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है सेक्शन 143 ब्रैकेट में 1, और ये देख रहे हो 3 नंबर, ये लिखा हुआ है सेक्शन 143 ब्रैकेट में 8। ठीक है, ये तुम्हारे लिए लिखना जरूरी नहीं था पर जस्ट बता दिया। तो सेक्शन 143 में दिया हुआ है हम लोग को ये सब पावर। तो दीज पावर्स आर स्टैट्यूटरी पावर्स which help me in doing audit. ओके, हटा दूं? क्या करता है ऑडिटर? रैप एंड सैप, रैप एंड सैप। इधर बोर्ड पे ध्यान देना प्लीज। ये अपना आखिरी है। रिलैक्स,
आखिरी है, ठीक है। मैं ऐसे अभी ख़त्म कर देता, पर फिर मेरे को याद आया कि अगला क्लास तो 5:30 पे, तो तब तक तुम लोग क्या करोगे, कुछ सीख लो, ठीक है। रैप एंड सैप। ऑडिट, अभी मेरे साथ कॉपी मत करना, मेरे साथ कॉपी मत करना, नहीं हो पाएगा, मैं टाइम दूंगा। पूरा जो ऑडिट होता है ना, वो 3 स्टेज में डिवाइडेड होता है, ठीक है। आखिरी कंसेप्ट है, तो अभी थोड़ा रिलैक्स करो, ठीक है, खाली सुनो ध्यान से मेरे को। सपोज ये सीए फर्म है, हम लोग एक सीए फर्म है, तुम लोग सब सीए या आर्टिकलशिप हो जो भी हो, हम लोग को एक कंपनी का ऑडिट मिला, ओके। तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही ऑडिट मिला कूद के वहाँ चले गए, ऐसा नहीं होता। ऑडिट पे जाने के पहले कुछ बैकग्राउंड वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑडिट पे जाने के पहले बैकग्राउंड वर्क होता है थोड़ा, उसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग स्टेज। क्या बोलते हैं? प्लानिंग स्टेज। यहाँ पे सीए अपने ऑफिस के अंदर ही बैठता है, क्लाइंट के नहीं जाता, यहीं पे बैठे बैठे हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे, प्लानिंग करेंगे, बैकग्राउंड करेंगे, फिर जाएंगे। प्लान हो गया ख़त्म, अब जाओ क्लाइंट के यहाँ पे, ठीक है। हम लोग की सीए फर्म से ऑडिट टीम जाएगा। क्या जाएगा? ऑडिट टीम। सपोज मेरे इस साइड में ये 3 जन बैठे हुए हैं, तो इन तीनों को भेज दिया क्लाइंट के कि तुम लोग को कल से क्लाइंट के जाना है और वहाँ पे ऑडिट करना है। तो ये तीनों क्या हैं? ऑडिट टीम, ठीक है। ये लोग जाएंगे क्लाइंट के ऑडिट करेंगे। क्लाइंट के जाके कर रहे हैं ना, इसको फील्ड वर्क बोलते हैं। फील्ड वर्क मतलब होता है क्लाइंट के जाकर काम करना, समझ गए? फील्ड वर्क, फील्ड वर्क मतलब क्लाइंट के जाकर काम करना, उसको शुद्ध भाषा में बोलते हैं परफॉर्मेंस स्टेज, ठीक है। क्लाइंट के जाके काम करेगा, फील्ड वर्क। फिर फील्ड वर्क खत्म हो गया, तीनों लौट के आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर आके वो लोग रिपोर्ट वगैरह बनाएंगे, ऑडिट रिपोर्ट। क्या बनाएंगे? ऑडिट रिपोर्ट। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो चेक करने, तो हाथ में प्रेस्क्रिप्शन लेके बाहर निकलते हो ना, वैसे ही ऑडिटर ऑडिट खत्म होने के बाद भी एक अल्टीमेट चीज़ देता है जिसको बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट। तो अब आके अपने ऑफिस में बैठ के रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट में 2 तरह का ओपिनियन दे सकते हैं, क्लीन ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन। तीसरे को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्टेज। ऑडिट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेजेस? 3. प्लानिंग, परफॉर्मेंस, रिपोर्टिंग. विच ऑफ द 3 इज फील्ड वर्क? इसको बोलते हैं फील्ड वर्क, ठीक है। फील्ड वर्क मतलब क्लाइंट के जाकर काम करना, ओके। अब सुनो, हम लोग जो भी ऑडिट प्रोसीजर करते हैं उसको 2 नाम दिया जाता है, रैप एंड सैप, ठीक है। ये नाम मैंने बनाए थे ताकि मुझे याद करने बहुत आसानी होता है, जैसे राम श्याम, रैप, सैप, ठीक है। बुक में इस तरह से लिखा हुआ नहीं रहता, बुक में दूसरे तरह से लिखा रहता है, पर मुझे बोलने में बहुत अच्छा लगता है। रैप एंड सैप याद रह जाता है। रैप मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रैप मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क मतलब रोमम, रिस्क मतलब रोमम मतलब रिस्क मटेरियल मेजरमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है मेजरमेंट। तुम लोग को याद होगा 4th कॉन्सेप्ट का जो डायग्राम बना था, 4th कॉन्सेप्ट का जो डायग्राम, उसमें पहला पॉइंट ऊपर में क्या था? टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और फिर क्या था? मेजर रिस्क, मेजर रोमम। तो उसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रैप जो है, ये चालू यहां होता है और खत्म फील्ड वर्क के बीच में कहीं होता है, ठीक है। ये जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रैप, ये चालू कहाँ होता है? यहां, और खत्म कहाँ होता है? फील्ड वर्क के कहीं बीच में, ठीक है। सैप,
सैप का फुल फॉर्म सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर। सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर मतलब क्लाइंट के जाके जो काम करते हो ना उसको सैप बोलते हैं। तो सैप तो बहुत सिंपल है, चालू कहाँ होगा, यहाँ, खत्म कहाँ होगा, यहाँ, ये है सैप। तो फील्ड पे जाके जो काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सैप। अच्छा देखो यहाँ पे थोड़े से समय के लिए रैप एंड सैप ओवरलैप हो गया कि नहीं, तो मैं तुम देख लो, पहले देख लो, रैप कहाँ चालू होता है, वहाँ, खत्म कहाँ होता है, फील्ड वर्क के बीच में, सैप थ्रू आउट द फील्ड वर्क। तो इस पोर्शन में रैप और सैप ओवरलैप कर रहे हैं ना, तो मैं तुम लोग से एमसीक्यू टाइप का फिर से पूछूंगा सवाल। रैप इस तरह से, सैप स्टार्ट्स आफ्टर रैप एंड्स, फॉल्स, क्योंकि रैप के खत्म होने के पहले सैप स्टार्ट हो जाता है। तो कई बार रैप और सैप साइमल्टेनियसली भी चलता है। तो ऑडिटर जो भी प्रोसीजर करता है उसको दो पार्ट बोलता है, रैप एंड सैप, ठीक है। बस अभी नाम बताया, डिटेल नहीं बताया मैंने। तुम ये छोटा सा एक चीज देख के तुम ये नहीं बोलते हम रैप और सैप सीख गया, नहीं, तुम खाली नाम सीखा है। रैप और सैप बहुत बाद में सीखोगे आगे जाके डिटेल में, ठीक है। एंड होता है, ड्रॉ कर लो। What do I say? क्लियर है ना, ये ड्रॉ करा था भाई। तो अभी टोटल आज अपने 6 कंसेप्ट सीखा। ये बेसिक क्लास है मेरी एकदम, ओके। ये एकदम बेसिक्स है। ये जो आज अपने सीखे हैं ना, ये अपने को लगेगा पूरा एंड तक, ठीक है। ये वाली क्लास यूट्यूब पे जाएगी, आज नहीं जाएगी, मतलब बाद में जब मेरे को टाइम मिलेगा, बिकॉज दिस विल ऑलवेज बी देयर। तुम्हारे पास कॉपी में भी रहेगा, वहाँ पे भी रहेगा। कभी भी तुमको बेसिक्स में कहीं कोई गड़बड़ आए, तुम तुरंत आके देख के एक बार याद रिकैप कर सकते हो, वरना तो देखने का क्लास नौबत ही नहीं आएगा। यू कैन जस्ट कॉपी से कर सकते हो, ठीक है। एकदम बेसिक से थ्रू आउट लगेगा। अगले क्लास में जब मिलेंगे ना 2 बजे शनिवार को, तो वी विल डू चैप्टर 1। मैं उस दिन हल्का सा रिकैप भी करा दूंगा और फिर चालू करूंगा चैप्टर 1। को सुना, एक सेकंड रुकना, हाँ भाई बैठो, अरे भाई हाँ जी बैठ जाओ। तुम लोगों में एक बुक शो कर रहा हूं अभी। अभी तो तुम्हारा पढ़ाई स्टार्ट हुआ है। ये डेलॉयट के पार्टनर है, खुर्शीद नौशीर पस्ताकिया, पारसी है। तो उनका एक बुक आता है, दिस बुक इज वेरी गुड। मतलब ये पढ़ाई का बुक, मतलब इट्स नॉट लाइक एकेडमिक्स बुक। इससे तुमको असली ऑडिट जो होता है ना, जो बिग 4 में होता है, जैसे PwC, डेलॉयट, ये सब में किस तरह का वर्क पेपर बनता है, क्या होता है, पूरा इसमें अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। अब जैसे मैं KPMG से था, तो वहाँ पे वर्क पेपर थोड़े डिफरेंट स्टाइल से बनते हैं। ये डेलॉयट से हैं तो इनका वर्क पेपर का स्टाइल थोड़ा सा एक अलग है, बट नॉनदलेस बहुत ही अच्छा है, ठीक है। सो इट इज़ ओनली डॉक्यूमेंट्री बुक जो अवेलेबल है वर्क पेपर्स के ऊपर। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। राइट नाउ तुम अभी अगर लेते भी तो समझ में नहीं आएगा, बिकॉज में तुमको ऑडिट आना चाहिए उसके लिए बहुत, पर जस्ट ये जीके के लिए बताया, इट्स अ ग्रेट बुक। कभी भी फ्यूचर में जब तुम आर्टिकल्स में जाओगे ना, तो आर्टिकल्स में जाने के टाइम पे यू शुड रीड दिस बुक। हैवी नॉलेज मिलेगा, बिकॉज जिस CA फर्म में भी काम करोगे वहाँ इतना अच्छा वर्क पेपर नहीं होगा जितना इस इंसान ने बताया, ठीक है। सी यू सेकेंड क्लास B2 5:30 बजे।